गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमने संस्कार हम पढ़ रहे थे। एक एक संस्कार को डिटेल कर रहे थे, डिटेल में देख रहे थे। ठीक है, तो आज हमने जात कर्म संस्कार तक कर लिया था। पिछली क्लास देखेंगे तो जात कर्म संस्कार तक हो गया था। आज हमें देखना है सीमंतोनयन संस्कार। इसके बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था पूरे 16 संस्कार के। फिर मैंने बोला था कि मैं डिटेल में करूंगा और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव उसके प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें बताया जाएंगी। ठीक है, तो सीमंतोनयन संस्कार के बारे में समझिए कि कल्पना कर लीजिए थोड़ा सा कि आप एक बगीचे में एक बहुत ही नाजुक और सुंदर कली जो है खिलने वाली है। ठीक है, और आप क्या करने वाले हैं, उस कली को खिलने से पहले ही तेज हवाओं से, कीटों से और किसी संभावित कोई नुकसान होने वाला है तो उससे बचाना चाहेंगे। ऐसा करेंगे। और आप क्या उसे ऐसा करने के लिए आप उसे सहारा देंगे, खाद वाद देंगे, ठीक, विशेष उसकी परवरिश करेंगे, देखभाल करेंगे ताकि वो एकदम से तरीके से सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे और एक फूल बन सके। ठीक है, तो सीमांतोनयन संस्कार भी कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है कि गर्भवती माँ जो है उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम उसे विशेष देखभाल देंगे, सारी चीजें करेंगे जैसे बगीचे में एक नाजुक सुंदर कली का। ठीक ठीक वैसे ही जैसे गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु होता है तो हम उसे क्या करते हैं, गर्भवती माँ को विशेष सुरक्षा देते हैं। ठीक ठीक वैसा ही, ताकि एक बच्चा ढंग से जन्म ले सके। ठीक है, तो सीमंतोनयन संस्कार वह अनुष्ठान है। देखिए इसका परिभाषा ये है कि सीमंतोनयन संस्कार वह अनुष्ठान है जो गर्भवती महिला के गर्भ धारण के चौथे या छठे 8वें महीने में किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका, कि गर्भवती माँ को मानसिक रूप से शांति मिले, वो खुश रहे और उसे सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक, और उसका मन शांत रहे। इससे क्या होगा, गर्भ में पल रहे जो शिशु है, जो बच्चा है, वह स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बुद्धिमान बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, माँ के बालों को ऊपर की ओर संवारना शामिल हो जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर संभालना जो ऊपरी लोगों से अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने का एक प्रतीक है। इसमें ऐसा होता है कि माँ के जो बाल होते हैं तो ऊपर की ओर संवारते हैं। ठीक है, यानी सीमेंट बनाना जैसा। समझ में आ रहा है, ऊपर की ओर संवारना। और इसमें प्रतीक क्या है कि जो ऊपर के लोग हैं उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है और एक उत्सव होता है और सुरक्षा कवच जैसा होता है। तो ये है सीमंतो नयन संस्कार। ठीक है, मेन बात क्या है कि चौथे और 8वें महीने में इसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, इसको ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाता है चौथे 8वें महीने में। इसका उद्देश्य क्या होता है सीमंतो नयन संस्कार का, माँ के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए किया जाता है। ठीक है, सीमंतो नयन संस्कार यानी गर्भावस्था के दौरान जो है महिला के मन में कई तरह के विचार और चिंताएं आ सकती है, ऐसा होता है, होता ही होगा। आप लोग जो भी आसपास जब जैसी चीजें देखते होंगे तो देखते होंगे कि उनको बहुत ज्यादा विशेष सुरक्षा दी जाती है महिलाओं को जो माँ बनने वाली होती है। ठीक, तो ये गर्भावस्था के दौरान जब महिलाओं के मन में कई सारे विचार आते हैं तो ये संस्कार जो है, सीमंतोनयन संस्कार, माँ को खुश रखने और उसको पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए और उनके जो मेंटल पीस है, मेंटल हेल्थ के लिए होता है, फोकस्ड होता है उसी पे। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि माना जाता है कि माँ का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो है सीधे जो बच्चा है उससे जुड़ा होता है, उसके विकास से जुड़ा होता है और उसको प्रभावित करता है। इसीलिए माँ का खुश रहना, शांत रहना बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज के समय में गर्भवती महिला को परिवार वाले खुश रखने की कोशिश करते हैं। और ठीक, और उसे उसकी पसंद की भोजन, उसे घुमाने ले जाते हैं, कॉमेडी फिल्में दिखाते हैं ताकि उसका मूड अच्छा रहे। ये सब क्या है, सीमंतो नयन संस्कार के माँ को खुश रखने के एक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ठीक, ये तो है पहला उद्देश्य और महत्व, माँ के मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए। दूसरा, गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक विकास और सुरक्षा के लिए। ठीक है, यानी इस संस्कार के दौरान क्या होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसकी बुद्धि और क्षमताओं के विकास के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। ठीक है, कि इसमें शिशु को किसी भी बाहरी या आंतरिक शक्ति से बचाने की कामना भी शामिल हो जाती है। तो महत्व इसका यह है कि जो प्राचीन काल था उसमें यह समझती कि बच्चे का मानसिक विकास जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है, यानी बच्चा गर्भ में ही है, वहीं से उसका मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, मैंने आपको अभिमन्यु का एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे अभिमन्यु की ने गर्भ में ही रहते हुए उसने क्या है, चक्रव्यूह भेदना सीखा था। ठीक है, तो आपने जो है अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। तो यह क्या है, इसी विश्वास को दर्शा रहा है कि माँ के अनुभव और विचार बच्चे पर असर डालते हैं। और आज के समय में जो है गर्भवती माँ का ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना, शांत संगीत सुनना या पॉजिटिव बातें सोचना बच्चे के जो है मेंटल डेवलपमेंट पे के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक, और गर्भावस्था को एक शुभ घटना के रूप में मानना। तीन इंपॉर्टेंस है इसके उद्देश्य, एक तो ये माँ के स्वास्थ्य और खुशी के लिए, गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक विकास और सुरक्षा के लिए
और गर्भावस्था को एक शुभ घटना के रूप में मानना। ठीक है, तो ये संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार क्या करेगा, परिवार और समुदाय के लिए गर्भावस्था का एक उत्सव था। हाँ, ये बताता था कि परिवार में एक नए सदस्य का आगमन होने वाला है और सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि गर्भवती माँ को ये एहसास था कि वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है और उसे सहारा दे रहा है। तो ये सामाजिक पारिवारिक जुड़ाव को मजबूत करता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आजकल जो है बेबी शावर या गोद भराई की रस्में होती हैं, ये होता है, तो जहाँ गर्भवती महिला उपहार दिए जाते हैं, उसे प्यार किया जाता है, उसके साथ क्या जश्न मनाया जाता है। तो ये क्या सीमंतोनयन संस्कार का ये एक आधुनिक रूप है, उत्सवपूर्ण रूप है, फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सीमंतोनयन संस्कार कैसे किया जाता था? आमतौर पर इसे चौथे छठे आठवें महीने में किया जाता था। ये याद रखिएगा, विधि क्या था कि गर्भवती महिला के केसों को विशेष रूप से ऊपर की ओर संवारा जाता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था, सीमांत या मांग संवारना। ठीक है, सीमंतो नयन संस्कार, उसके बालों को विशेष क्या किया जाता था, ऊपर की ओर संवारा जाता था, इसीलिए इसको सीमांत या मांग संवारना कहते हैं। यह ऊपर से आने वाली शुभ ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रतीक था। ठीक है, ऊपर से कोई एनर्जी आ रही है तो ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए ऊपर की ओर केस संवारते थे। और कुछ जड़ी बूटियों जैसे उड़द और जौ होता है उसका उपयोग किया जाता था, और कुछ मंत्र का जाप किया जाता था इसमें। पति द्वारा क्या किया जाता था, पति द्वारा पत्नी को विभिन्न तरीकों से प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था, और उसकी पसंद का भोजन खिलाना, खुशी देने वाली बातें करना, सुंदर कपड़े पहनाना, हर तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश की जाती थी। ये किया जाता था सुमेंतो नयन संस्कार। ठीक है, ये तरीका था, विधि है, समय है, उस तरीके से सारी चीजें की जाती थी। आज के समय में जो है सीमंतो नयन संस्कार की प्रासंगिकता क्या है? आज भी जो मैंने बताया गोद भराई की रस्म को सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल की तरह, वही सारी चीजें प्रासंगिकता है, लेकिन थोड़ा मेडिकल टर्म में भी देखेंगे ये कैसे है। ठीक है, तो सीमंतो नयन संस्कार को जो पारंपरिक रूप से आज जो है भले ही कम कर दिया गया हो, पारंपरिक रूप से तो कम ही कर दिया गया होगा, क्योंकि जो धरोहर है वो धीरे धीरे अगली अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते होते थोड़ा रूप बदल जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसका विचार है, जो मूल भावना है, आज भी प्रासंगिक है। तो हमारी जीवन शैली में इसे कैसे लागू कर किया जाता है? गर्भवती माँ का मानसिक स्वास्थ्य और समर्थन, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, ये बहुत प्रासंगिक है आज भी। गर्भवती महिला को क्या है, तनाव से दूर रखा जाता है, खुश रखा जाता है, परिवार और दोस्तों को भावना दोस्तों का जो इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है दोस्तों के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए जब पति, सास, ससुर, दोस्त ये गर्भवती महिला क्या करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, जब उसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं, आराम देने का मौका करते हैं, अनजाने में ही उसका तो ये क्या है, ये जान उनको ये नाम नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें कर रहे हैं। जैसे उनको गर्भवती महिला को प्रेम देना, विशेष ध्यान रखना, इमोशनल सपोर्ट देना, उसकी पसंद की चीजें लाना, आराम देना। तो उन्हें आज के टाइम पे भले उन्हें सीमंतो नयन संस्कार का नाम नहीं पता होगा, लेकिन वो कर वही रहे हैं, सीमंतो नयन संस्कार को ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जन्म पूर्व शिक्षा और उत्तेजना यानी पेरेंटल एजुकेशन स्टिमुलेशन। नहीं, आधुनिक विज्ञान क्या मानता है कि गर्भस्थ शिशु सुन सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। समझ में आया? ये रिसर्च हो चुकी है इस पे कि जो गर्भ में बच्चा है तो वो क्या है, वो सुन सकता है और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स भी करता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि बच्चा लात मारता है, पेट में लात मारने का आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक, और जो गर्भवती रही होंगी उनको पता भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो सुन सकता है और परफॉर्म मतलब प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स भी कर सकता है, तो ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है। तो इसीलिए सीमंतो नयन संस्कार करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए गर्भवती महिला शांत संगीत सुनेगी, बच्चे से बात करना हो गया, मतलब पेट की तरफ देख के बच्चे की तरफ बोलना, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ना, ठीक, इंटेलेक्चुअल बुक पढ़ना होगा। ये सब क्या है, बच्चे के बौद्धिक और भावनात्मक विकास को ऊपर ले जाते हैं। और ये सीमंतोनयन संस्कार में कामना की जाती थी, ऐसा ही। बेबी शावर और गोद भराई, ये क्या है, ये आज के मॉडर्न रस्म है जो सीधे तौर पर सीमंतोनयन संस्कार से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इनमें क्या है, गर्भवती माँ को बधाई देना, उसे उपहार देना, ये सब होता है। परिवार और दोस्त मिलकर जो बच्चा आने वाला है उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे ना, जब बच्चे गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, तो बहुत सारे लेख आते रहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सेलिब्रिटी बेबी शावर या गर्भावस्था से जुड़ी खुशियों की घटनाओं के बारे में पढ़ते होंगे। जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कुछ भी करते हैं तो खबर बन जाती है। तो उनमें मान लीजिए कोई गर्भवती है तो उनके बारे में कुछ ना कुछ छप जाता है। तो ये बताता क्या है कि कैसे समाज में आज भी खुशी को मनाने और गर्भवती माँ को सपोर्ट करने की परंपरा आज भी बनी हुई है, एक छूटी नहीं है, ये भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि सीमंतो नयन संस्कार जो है गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु दोनों के मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलफेयर पर फोकस है। ठीक है, और इसको फेस्टिवल की तरह और सिक्योरिटी की तरह देखा जाता था।
मूल सिद्धांत है कि माँ को खुश रखना है, बच्चे के स्वास्थ्य के विकास की कामना करना है और परिवार का समर्थन पाना है। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंस आज भी बनी हुई है हमेशा से। समझ में आ गया? अब सीमंतोनयन संस्कार के व्यवहारिक उपयोग आप देख चुके हैं। अब मुझे क्या बताना है आपको? एक सेकेंड। हाँ, मुझे इसके व्यवहारिक उपयोग का सारी चीजें बतानी है। ठीक है, सीमंतोनयन संस्कार का मूल उद्देश्य आप जानते हैं। पहला तो माँ, गर्भवती माँ के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जिसमें सारी चीजें परिवार से लेके उसके जो वो महिला जो है पूरे दिन परफॉर्म करती है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है, वो सारी चीजें जुड़ी होती है उसमें, किताबें वगैरह पढ़ना, ये सारी चीजें। और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परामर्श लेना पड़ता है कि अगर गर्भवती महिला तनाव, चिंता या डिप्रेशन महसूस करती है तो उसे किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के से मदद लेनी चाहिए। ठीक है, ये आज की प्रासंगिकता है ताकि वो खुश रहें। और गर्भस्थ शिशु शिशु के विकास को बढ़ावा देना होता है, यानी संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, विटामिन लेना, सप्लीमेंट्स लेना, जैसे फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह, एंटीनेटाल चेकअप करवाना, ये सब ये सीमंतोनयन संस्कार से ही जुड़ा हुआ है आजकल, ताकि बच्चे का विकास हो सके, माँ जो है स्वस्थ रह सके। ठीक है, और गर्भावस्था को एक उत्सव के रूप में मनाना और सामाजिक जुड़ाव रहना, बेबी शावर, गोद भराई और सामुदायिक समर्थन, जो प्रार्थना वगैरह करते हैं कि बच्चा खुश रहे, माँ भी स्वस्थ रहे, तो ये सीमंतोनयन संस्कार में आता है। ठीक है, अब देखिए नामकरण संस्कार देखते हैं। सीमंतोनयन संस्कार समझ चुके हैं, अब नामकरण संस्कार देखिए। नामकरण संस्कार का मतलब है कि बच्चे का नामकरण होगा। नाम से समझ में आ रहा होगा कि बच्चा धरती पे आ गया तो उसे नाम देना, पहचान देना। ठीक है, कल्पना कर लीजिए कि आपके घर में एक नया मेहमान आया है, जैसे एक नन्हा पौधा, तो आप क्या करेंगे? बगीचे में आप जो है उसे लगा देंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसे एक नाम नहीं देते तब तक आप उसे कैसे बुलाएंगे? ठीक है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो नाम देने से क्या है, पौधा जो है गुलाब, तुलसी या नीम बनता है, उसकी एक खास पहचान बन जाती है। जैसे आपने पौधा लाया, उसको नाम दे दिया नीम या तुलसी, उसकी एक खास पहचान बन गई। ठीक है, नामकरण संस्कार में भी ऐसा ही करना है कि नवजात शिशु के लिए होता है। नवजात शिशु को क्या किया जाएगा? उसको एक नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो नामकरण संस्कार क्या है? धार्मिक और सामाजिक एक अनुष्ठान है। ठीक है, जो जो शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद या हफ्ते बाद कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे को क्या है, ऑफिशियली जो है एक नाम दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को पहचान देना है और उसके माध्यम से क्या, शुभ शुभ को और अच्छे गुणों की कामना करना है और उसे समाज में स्वीकार कराना है। ठीक है, तो ये बच्चे को क्या है, एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करने और जीवन की यात्रा में उसे पहला टैग देने जैसा है नामकरण संस्कार। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम, एक बच्चा आ गया, हफ्ते बाद बारी है, उसका नामकरण किया जाता है, बस उसे विधि तरीके देखना है ना। नामकरण संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को पहचान देना, आइडेंटिटी देना। ठीक है, और शुभता और अच्छे गुणों की कामना करना, विशिंग ये गुड क्वालिटीज, शुभता और अच्छे गुणों की कामना के लिए किया जाता है ये। ठीक है, और सामाजिक स्वीकृति और जुड़ाव के लिए किया जाता है, यानी समाज में उसे एक पहचान मिले, इसलिए किया जाता है। और कर्मकांडी शुद्धिकरण यानी रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन, यानी कुछ मान्यताएं हैं जिसमें यह संस्कार जो है बच्चे के जन्म से संबंधित किसी भी अशुद्धि को दूर कर देता है और उसे बाहरी दुनिया के लिए शुद्ध करता है। इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चे को एक नई और शुद्ध शुरुआत देता है नामकरण संस्कार। ठीक है, कैसे किया जाता है? ये बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है। ठीक है, जब सूत काल समाप्त हो जाता है, जब सूत काल समाप्त हो जाता है या कभी कभी बाद में भी सूत काल समाप्त हो जाएगा या उसके बाद भी किया जाता है। विधि क्या होती है? पंडित आता है, एक पंडित या पुरोहित को बुलाया जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का एक नाम सुझा देते हैं। ठीक, तो शुभ नाम चयन कैसे होता है? नाम क्या है, आमतौर पर क्या किया जाता है? बच्चे के नक्षत्र, महीने या किसी देवी देवता के नाम पर रखा जाता है। मंत्र पाठ किए जाते हैं, बच्चे को देते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता था। शहद चटाना होता था, बच्चे को सोने की चीज से शहद चटाया जाता था और उसकी बुद्धि और मधुर वाणी के लिए माना जाता था। अग्नि संस्कार यानी छोटी सी हवन पूजा भी की जाती थी, मतलब ये अलग से कोई संस्कार नहीं है, अग्नि किया जाता था, पूजा किया जाता था, हवन किया जाता था। और परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर बच्चे का स्वागत करते थे और खुशी मनाते थे। ये तरीका था उनका। ठीक है, और आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता है ही, बहुत प्रासंगिकता है। कैसे? पहचान से क्या होगा, पहचान का कानूनी महत्व है। आज नाम सिर्फ सामाजिक नहीं है, क्या है, कानूनी पहचान भी का आधार बन चुका है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। तो पहचान का तो महत्व है ही, तो नाम दर्ज कराना जरूरी है। बच्चे का नाम अस्पताल में, नगर पालिका में दर्ज करवाना होता है ताकि कानूनी पहचान मिल सके। तो ये नामकरण के पहचान वाले पहलू की आधुनिक रूप है।
और व्यक्तित्व पर नाम का प्रभाव पड़ता है। आज भी क्या कहते हैं, पिता माता जो है बच्चे के लिए नाम चुनते हैं, आधुनिक लगे, बोलने में आसान हो, जिसका अर्थ अच्छा हो। ठीक है। तो पारिवारिक और सामाजिक उत्सव होता है, आज भी नामकरण जब मनाया जाता है तो एक उत्सव जैसा माहौल होता है जैसे पहले होता था। और सांस्कृतिक जड़ें भी हैं। ठीक है। क्या होता है कि नाम चुनने का जो तरीका है आज के समय में भले बदल गया हो, लेकिन जो अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार ही नाम लोग चुनते हैं। ठीक है। जैसे आज भारतीय परंपरा में या हिंदू सभ्यता में जब भी लोग नाम चुनते हैं तो वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई नाम चुनते हैं, और मुसलमान होंगे तो मुसलमानों में इससे जुड़ा हुआ कोई नाम चुनते हैं। ठीक है। और ईसाई होंगे तो ईसाई से जुड़ा हुआ कोई नाम चुनते हैं, देखते हैं ना, डेविड, फिर अहमद, फिर राम, उनके धर्म से जुड़ा हुआ नाम वो चुनते हैं। समझ में आया? तो भले ही तरीका बदल गया हो, लेकिन अभी भी इन्फ्लुएंस है नामकरण संस्कार का। ठीक है। तो व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग क्या है नामकरण संस्कार का, कि बच्चे को पहचान और व्यक्तित्व को आकार देना है। और दूसरा ये है कि सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक जुड़ाव रखना है। और भविष्य के लिए सकारात्मक और प्रेरणा, पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर, ये सब करना है। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और नामकरण संस्कार बहुत ज़्यादा कठिन भी है भी नहीं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि क्यों किया जाता है। ये 3 मेजर पॉइंट है, भविष्य के लिए सकारात्मक और प्रेरणा देना, और सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक जुड़ाव के लिए, और बच्चे को एक पहचान देना है, और व्यक्तित्व को उसको आकार देना है उससे। ठीक है। इसलिए रखा जाता है। और जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, स्कूल में दस्तावेज चाहिए तो उसके लिए नामकरण करना जरूरी है। इसलिए नामकरण वाला आज भी व्यवस्था लागू है, चलता है। तो आप इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है। और चौथा कारण क्या है नामकरण का, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। जब आप अपने धर्म से जुड़ा हुआ नाम रखते हैं, जैसे राम, ठीक है, ऐसा नाम रखते हैं ना, नाम शिव रख देते हैं नाम, ये सब। और मुसलमान में अहमद, सोहेल, ये नाम रखना। तो अपने क्या करते हैं, अपने विरासत को प्रिजर्व भी कर रहे होते हैं, नाम के जरिए अपने विरासत को, जो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंस है नामकरण संस्कार का। सांस्कृतिक पारंपरिक नामों को पुनरुत्थान करने जैसा है ये, फिर से जीवित करने जैसा है। अब राम एक बार नाम रख दिया गया, अब वो रहे होंगे राम, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों ने राम राम शिव शिव नाम रखा है, किसका नाम पार्वती होता है। ठीक है, ऐसे नाम रखते हैं लोग, सीता होता है आज भी नाम। तो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर रहे होते हैं नाम के जरिए। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि नामकरण संस्कार जो है आज की प्रैक्टिकल जिंदगी में सबसे बड़ा उपयोग यह है कि यह हमें क्या है, अपने बच्चे को समाज में एक पहचान देने के लिए, उसके लिए इसको बहुत सकारात्मक भविष्य की कामना करने के लिए, और उसे परिवार और समुदाय से जोड़ने का एक अवसर दे देता है। और ये नाम रखना एक रस्म नहीं रह गया है, बल्कि बच्चे के जीवन की पहली आधारिक स्वीकृति है, और उसके लिए एक शुभ शुरुआत की बुनियाद है। इसलिए नामकरण संस्कार बहुत इंपॉर्टेंस है। आज आपको पता चला होगा कि अगर आपने नाम रखा है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, एक बार फिर से दिखा देते हैं, कल्चर से अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, और एक पॉजिटिविटी एंड इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए सकारात्मक प्रेरणा, सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक जुड़ाव के लिए, और बच्चे की पहचान और व्यक्तित्व को आकार देने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए नामकरण संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक नन्हा पौधा है जिससे अब आपने गमले में बड़े प्यार से पाला है। अब वह कुछ बड़ा हो गया है, आप क्या करेंगे? आप उसे गमले में ही बंद नहीं रखेंगे ना। आप उसे क्या करेंगे, पहली बार बगीचे में ले जाएंगे, ताकि वो ताज़ी हवा ले सके, सूरज की रोशनी देख सके, और बाहरी दुनिया से परिचित हो सके। यह उसके लिए क्या है, एक नया अनुभव होता है। तो निष्क्रमण संस्कार भी ऐसा ही है, लेकिन ये क्या है, एक छोटे बच्चे के लिए होता है। तो निष्क्रमण संस्कार वो अनुष्ठान है जो शिशु के जन्म के चौथे महीने में किया जाता है, जिसमें बच्चे को पहली बार औपचारिक रूप से घर से बाहर निकाला जाता है, और सूर्य देव और प्रकृति के और तत्वों का दर्शन कराया जाता है, यानी दिखाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को बाहरी दुनिया से परिचित कराना है, उसे प्राकृतिक शक्तियों का आशीर्वाद दिलाना है, और उसे स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए तैयार करना है। तो ये बच्चे को एक बंद वातावरण से निकालकर धीरे धीरे दुनिया से जोड़ने वाला एक कदम है। यह है निष्क्रमण संस्कार। ठीक है। तो उद्देश्य और महत्व क्या है, कि बाहरी दुनिया से परिचित कराना है, और उसको अडेप्टेशन उसका कराना है, अडेप्ट कराना है उन सब चीज़ों से, धूप से, हवा से, आकाश से, आसपास के लोगों से, इन सब चीज़ों से। ठीक है। और प्राकृतिक तत्वों का आशीर्वाद दिलाना है, ब्लेसिंग ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। तो ये माना जाता है कि प्रकृति का आशीर्वाद मिले, जैसे बच्चे को धूप में ले जाना तो विटामिन डी मिलेगा, आज के सेंस में। ठीक है ना, विटामिन डी मिलेगा, तो वो क्या होगा, उससे हड्डियां उसकी मजबूत होंगी। और शारीरिक और मानसिक विकास, ये किस लिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, उसके सेंसेस के विकास के लिए। आँख, जीभ, कान,
जब वो बाहर निकलेगा तो इन सब सेंसेस का उपयोग कर पाएगा, तो सीख पाएगा कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके इंद्रियों के विकास के लिए ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता है, ताकि बाहर जाए, धूप ले, ताज़ी हवा को महसूस करे, आँखों से चीज़ें देखे, स्वाद ले, ठीक है, महसूस करे सारी चीज़ों को। इसके सेंसेस के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ताकि उसका न्यूरल न्यूरल पाथ जो है डेवलप हो सके और तरीके से वायर हो सके इस दुनिया से। और सामाजिक जुड़ाव स्वीकार्यता के लिए, सोशल कनेक्शन एक्सेप्टेंस के लिए, यानी परिवार समुदाय के सामने बच्चे को पहली बार लाना, उसके लिए शुभकामनाएं प्राप्त कराना, अपने लोगों से मिलाना घुलाना, परिवार वालों से, आस पड़ोस के लोगों से। ठीक है, तो महत्व ये है कि बच्चा जो अब समाज का सक्रिय सदस्य बनने की दिशा में पहला कदम रख रहा है। समझ में कैसे किया जाता है, विधि क्या है इसकी? समय तो ये है कि चौथे महीने में ये शुरू हो जाता है सारी चीजें, यानी जब बच्चा थोड़ा स्थिर हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी विकसित हो जाती है, इम्यून सिस्टम जब विकसित हो जाता है तब बाहर ले आएगा। तो मेथड ये है कि सुबह के समय जो है शुभ मुहूर्त में माता पिता बच्चे को गोद में लेकर घर से बाहर निकलते थे। बच्चे को सूर्य देव का दर्शन कराया जाता था, उनके लिए प्रार्थना की जाती थी, और कुछ जगहों पर चंद्रमा और अन्य दिशाओं के देवताओं को आह्वान किया जाता था, और कुछ मंत्रों का जाप किया जाता था ताकि बच्चे को नकारात्मक एनर्जी से बचाया जा सके। ठीक है, ये विधि थी निष्क्रमण संस्कार। आप देख रहे हैं ना कितना साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीजें होती थी। बस हम उसे साइंटिफिक बोलते नहीं थे, उसको ईश्वर से जोड़ देते थे हर चीज को। आज के समय में अब हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसको साइंटिफिक तरीके से जोड़ के जब वही चीजें करें वैज्ञानिक तरीके से, तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपका जो बच्चा होगा काफी स्वस्थ रहेगा हमेशा। तो आज के समय में निष्क्रमण संस्कार की प्रासंगिकता क्या है? बच्चे को बाहर ले जाना और प्राकृतिक तत्वों से जोड़ना है, यानी ताजी हवा में घुमाएं, पार्क में आज बच्चों को माता पिता क्या करते हैं, पार्क में ले जाते हैं, बालकनी पे ले जाते हैं, छत छत पर थोड़ी धूप में रख देते हैं, ठीक है, ताकि विटामिन डी, ताजी हवा, ये सब बाहरी वातावरण से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। ठीक है, तो उपयोग क्या है? आज का उपयोग यह है कि बच्चे को विभिन्न बहुत तरीके की आवाज़ें सुनाना, रंग बिरंगी चीज़ें दिखाना, अलग अलग बनावट वाली चीज़ों को छूने देना, ये सब क्या है, बच्चे के सेंसरी डेवलपमेंट और उसके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट, उसके इंद्रिय विकास, जो सेंसेस है, 5 सेंसेस, उसके डेवलपमेंट के लिए ये सब करते हैं। ठीक प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास, जब बच्चे को जो थोड़ा बहुत भारी वातावरण से परिचित कराना, उसकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का और मजबूत होता चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो बच्चे को बाहर ले जाना और प्राकृतिक तत्वों से जोड़ना इसकी प्रासंगिकता है, और आज के उपयोग में इन सेंसरी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। तो निष्क्रमण संस्कार क्या है, उनका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है कि शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास, और शिशु के मानसिक, भावनात्मक और संवेदी विकास यानी सेंसरी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए, परिवार और समुदाय से जुड़ाव रखना। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़े आस पड़ोस के लोगों से, जान पहचान हो सके। ठीक, कुल मिलाकर बात क्या है कि निष्क्रमण संस्कार आज जो है प्रैक्टिकल जिंदगी में का बहुत उपयोग है। ये क्या करता है, हमें बच्चे को समग्र विकास के लिए घर के बाहर के सुरक्षित वातावरण का महत्व सिखा देता है। हमें याद दिलाता है कि बच्चे को केवल शारीरिक पोषण नहीं चाहिए, बल्कि प्राकृतिक तत्वों, बाहरी उत्तेजनाओं और सामाजिक संपर्कों को भी आवश्यकता होगी। तो इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने बच्चे को एक स्वस्थ, बुद्धिमान और सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने में मदद कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक, ये है निष्क्रमण संस्कार, इसकी प्रासंगिकता समझ में आई होगी और इसका महत्व आपको समझ में आया होगा। ठीक, देखिए अन्नप्राशन संस्कार, जिस सीक्वेंस में आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, जो मैंने ओवरव्यू दिया था 16 संस्कार का, जिस सीक्वेंस में बताया था उसी सीक्वेंस में उसको याद रखिएगा। वो सीक्वेंस है कि ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। एक हायरार्की तोड़िएगा मत उसका। जो ओवरव्यू दिया था पिछले क्लास में, आप देखेंगे ओवरव्यू दिया था, उसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। अन्नप्राशन संस्कार यानी शिशु को पहली बार भोजन खिलाना, मतलब मोटा भोजन खिलाएंगे। पहले तो साथ चटाया था जब पैदा हुआ था, अब दलिया उलिया खिलाएंगे थोड़ा, ताकि अनाजों से भी हो समझ फैमिलियर हो सके। तो अन्नप्राशन संस्कार क्या है, इसमें पहली बार बच्चे को ठोस भोजन कराया जाता है, चखाया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार वो अनुष्ठान जो शिशु के जन्म के छठे महीने में किया जाता है, लड़कियों के लिए 5वें और 7वें महीने में, जिसमें बच्चे को पहली बार दूध के अलावा कोई ठोस अन्न यानी भोजन चटाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे के पोषण, स्वास्थ्य और विकास के लिए उसे अन्न से परिचित कराना होता है, और उसके लिए भोजन पचाने की शक्ति की कामना करनी होती है, कि अब बच्चा भोजन भी पचाने की आदत डाले। तो बच्चे के जीवन में एक बड़ा बदलाव जैसा होता है, जहाँ वो केवल तरल आहार से हटकर धीरे धीरे भोजन की दुनिया में कदम रख देता है। ठीक है, महत्व क्या है इसका कि पोषण और शारीरिक विकास, दूसरा पाचन शक्ति की वृद्धि और रोग से मुक्ति यानी इनहेंसिंग डाइजेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है,
ज्ञान और बुद्धि का विकास यानी डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इंटेलेक्ट, और सामाजिक उत्सव, पारिवारिक जुड़ाव और सोशल सेलिब्रेशन एंड फैमिली बॉन्डिंग। ठीक है, तो अन्नप्राशन संस्कार कैसे किया जाता था, अभी मैं इसको बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत करिए, प्रैक्टिकल उपयोग में बताएंगे। अन्नप्राशन संस्कार को कैसे किया जाता था? समय छठवें महीने में, लड़का है तो छठे महीने में, लड़कियां हैं तो पांचवें और सातवें महीने में। और जब बच्चा ठोस आहार पचाने के लिए शारीरिक रूप से तैयार माना जाता है, इस वक्त विधि क्या होती थी? बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते थे, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप किया जाता था, और पहला अन्न बच्चे को आमतौर पर चावल की खीर, दही, शहद या दाल का पानी जैसे हल्की चीजें जो उसके लिए पचा सके, यानी सोने के चम्मच या चांदी की कटोरी से चटाया जाता था। इसे बच्चे के माता पिता द्वारा खिलाने की परंपरा होती थी, बच्चा माता पिता खिलाते थे। भोजन की थाली में कुछ जगहों पर कच्चे के जो है बच्चे के सामान, सामने एक थाली में विभिन्न प्रकार के भोजन होते थे। क्या क्या होता था? किताब, कलम, सोना, मिट्टी रखे जाते थे। खाने की भी चीजें होती थी, किताब, कलम सब रखा जाता था। और बच्चा जिस चीज को पहले छूता उसे उसके भविष्य के पैसे या उसके झुकाव का प्रतीक माना जाता था। तो ये एक खेल जैसा होता था। मतलब बच्चा यहाँ पर है, एक थाली रखा गया है, उसमें किताब है, कलम है, खाने की चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं। अब बच्चा जो चीज पहले छू लेगा, ठीक, जो चीज पहले छू लेगा तो उसके पैसे या उसके झुकाव, यानी जो उसको पसंद है, उसका इंटरेस्ट है, उसका प्रतीक माना जाता था। तो एकदम फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। परिवार दोस्त इकट्ठा होते थे, बच्चे को आशीर्वाद देते थे और दावत का आयोजन होता था। ये विधि थी। और आज के समय में अन्नप्राशन का प्रासंगिकता देखिए, यानी शिशु आहार की शुरुआत होती थी आज के समय। माता पिता अपने बच्चे को 6 महीने की उम्र में क्या करते हैं? डॉक्टर की सलाह पर धीरे धीरे ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं आज के समय में। चावल का पानी, दाल का पानी, मैश किए हुए कुछ फल या सब्जियां, तो ये बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये सब होता है। तो शिशु पोषण अभियान, शिशु के लिए पूरक आहार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये न्यूज में रहता है हमेशा। तो ये सब क्या है? अन्नप्राशन संस्कार के ही आधुनिक रूप है। हाइजीन एंड राइट फूड चॉइस, स्वच्छता और सही भोजन का चयन। आज का उपयोग क्या है इसमें? स्वच्छ और ताज़ा भोजन तैयार करना और धीरे धीरे कम मात्रा में शुरू कर देना बच्चे के लिए। पारिवारिक मिलन और खुशी, फैमिली गैदरिंग, जो है, ये भी बहुत ही प्रासंगिक है, आज भी होता ही है। जब बच्चे को इस तरीके की सेरेमनी होती है, हॉर्स फीडिंग सेरेमनी या अन्नप्राशन पार्टी का आयोजन, तो परिवार वाले मिलते ही हैं। ये हो सकता है बच्चा ने पहली बार माँ बोला हो, पापा बोला हो, पिता बोला हो, ऐसा बोलते हैं, तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं लोग। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? पोषण, स्वास्थ्य और विकास और सामाजिक जुड़ाव, ये याद रखिए। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो अन्नप्राशन संस्कार शिशु के लिए सही समय पर पूरक आहार की शुरुआत कर देना, स्वस्थ पाचन तंत्र और पोषण संबंधी जागरूकता के लिए किया जाता है ये। ठीक है, और पारिवारिक और सामाजिक उत्सव और जुड़ाव होता है, और शिशु के इंद्रिय और मौखिक विकास के लिए होता है, यानी ठोस आहार देने से, खाने से बच्चा क्या चबाएगा, निगलेगा, और उससे स्वादों का पहचान हो पाएगा। इसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, उसके जबड़े का, मुंह का जो स्किल है चबाने की, वो आएगी, धीरे धीरे वो सीख पाएगा कैसे खाना खाया जाता है। इसलिए किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि अन्नप्राशन संस्कार जो है शिशु के पोषण और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का बात करता है। ठीक है, और सही समय पर सही आहार दे देना, स्वच्छता और सुरक्षित भोजन बच्चे को देना जिससे वो बीमारियों से दूर रहे, परिवार और समाज का सहयोग, ये सब अन्नप्राशन संस्कार में जुड़ा होता है। अब चूड़ामन संस्कार देखिए, चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार, बाल काटना, तो शिशु के बाल उतारने की रस्म, यानी बाल काटने की रस्म पहली बार। तो चूड़ाकर्म संस्कार क्या है? एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें शिशु के जन्म के बाद जो है पहली बार उसके सिर के बालों को पूरी तरह से मुंडवाया जाता था। तो ये संस्कार क्या है? आमतौर पर बच्चे की पहली या तीसरी सालगिरह पर किया जाता है, लेकिन कुछ परिवारों में ये 5वें और 7वें साल में भी हो जाता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करना, उसके बालों के साथ नकारात्मकता या पिछले जन्मों के दोषों को दूर करना होता है, और उसे स्वस्थ, लंबी आयु और तेज बुद्धि प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ये बच्चे के जीवन में क्या है? महत्वपूर्ण पड़ाव है, और उसे साफ सुथरी और नई शुरुआत दी जाती है, ये इसमें किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके देखते रहेंगे। चूड़ाकर्म संस्कार का उद्देश्य और महत्व क्या है? प्यूरिफिकेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटी, शुद्धिकरण और नकारात्मकता से मुक्ति, ये मेन कारण होता है। और शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, फिजिकल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए किया जाता है। दीर्घायु और लंबी कामना के लिए किया जाता है। विशिंग लॉन्गिविटी एंड स्ट्रेंथ, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक चेतना, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए किया जाता है। ये सामाजिक स्वीकृति और उत्सव जैसा है पूरा, सोशल एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन के लिए ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, कैसे किया जाता था?
ठीक है, जन्म के बाद ऑड ईयर यानी विषम वर्षों में ये किया जाता था, पहले, तीसरे, पांचवें या सातवें साल में, है, शुभ मुहूर्त देख कर किया जाता था। ऑड ईयर याद रखिएगा, विषम वर्षों में किया जाता था। विधि क्या होती है कि बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते थे, हवन पूजा मंत्र का जाप होता था, नाई को बुलाया जाता था, नाई या परिवार का कोई सदस्य जो है जिसे बाल काटने का अनुभव हो, बाल काट पाए, बच्चे के सिर के बाल मूंडता था। काटे गए बालों को पवित्र नदी या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दिया जाता था ताकि वो वापस प्रकृति में मिल जाए। तो मुंडन के बाद बच्चे के सिर पर चंदन या हल्दी का लेप लगाया जाता था ताकि त्वचा को ठंडक मिले और संक्रमण से बचाव हो। परिवार और दोस्त जो है बच्चे को आशीर्वाद देते थे और अक्सर दावत का आयोजन होता था। ये विधि थी, नॉर्मल ये सब होता था। तो प्रासंगिकता क्या है इसका? स्वच्छता और स्वास्थ्य। ठीक है, आज क्या करते हैं माता पिता, आज भी मुंडन करवाते हैं बच्चों का, खासकर गर्मियों में करवाते हैं ताकि सिर साफ रहे, पसीना ना आए, तो जो है संबंधी समस्या ना हो। तो हाइजीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज क्या है, अब बच्चे गर्मी के कारण सिर मुंडवा लेते हैं आज भी, ताकि उन्हें आराम मिले, खुजली ना हो। और चूड़ाकर्म के ये क्या है, चूड़ाकर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य वाले पहलू को दर्शाता है। मानसिक और शारीरिक ताजगी, मुंडन के बाद बच्चों को एक ताजगी मिलती है, हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, नए नए बाल आने पर क्या अक्सर उनको ज्यादा घने और स्वस्थ दिखते हैं। जब एक बार बाल कटवा दो, हटवा दो, फिर नए बाल आते हैं तो वो भी ताजा, घने, साफ, हेल्दी बाल आते हैं। ठीक है, बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का पालन के लिए मुंडन करवाते थे। ठीक है, ये क्या उन्हें अपने संस्कृति के जड़ों से जोड़े रखता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, परिवार और समाज का जुड़ाव रहता है। ये मुंडन समारोह में क्या होता है, परिवार और दोस्त एक साथ बैठ के मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो एक पारिवारिक एकजुटता हो जाती है, वो तो पारिवारिक एकजुटता भी मजबूत होती है। समझ में आ गया? तो चूड़ा कर्म का व्यवहारिक उद्देश्य देखिए, व्यवहारिक प्रैक्टिकल उपयोग देखिए, स्वच्छता और स्वास्थ्य लाभ, हाइजीन एंड हेल्थ बेनिफिट। ठीक, सिर की त्वचा को अच्छी तरह से साफ करना, संक्रमण, खुजली, स्कैल्प से जुड़ी हुई समस्याएं, ये खतरा कम हो जाता है जब आप बाल मुंडवा लेते हैं। अब देखते हैं बहुत ज्यादा खुजली इचनेस होती है तो आप बाल मुंडवा देते हैं तो कितना आराम मिल जाता है, फिर आप इलाज करवाते हैं। तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हाइजीन से जुड़ा हुआ है, गर्मी से राहत मिलती है, स्वस्थ बालों का विकास होता है। एक बार हटवा दीजिए, बाल एकदम अच्छे उगने लगते हैं, ज्यादा अच्छे घने मजबूत होते हैं। तो ये क्या होता है, बालों के रोम छिद्र जो हेयर फॉलिक्स होते हैं उसको उत्तेजित करने में मदद करता है। जब आप सिर को मुंडवा देते हैं ना ऐसे छिल के एकदम, तो हेयर फॉलिक्स होते हैं ना उसको मजबूत करता है, वो उसको उत्तेजित करता है, मदद करता है उसको अच्छे से उगने में। तो आप देखते हैं कि कई माता पिता क्या है अपने गर्मियों में अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल जाए। तो जब गर्मी से राहत मिलती है, जो नए बाल आते हैं और भी मजबूत होते हैं क्योंकि हेयर फॉलिक्स उत्तेजित हो गए हैं बाहर आने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। दूसरा, मेंटल एंड इमोशनल फ्रेशनेस के लिए, मानसिक और भावनात्मक ताजगी के लिए, एक नई शुरुआत का प्रतीक, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इससे आराम मिलता है मुंडन करवाने से। सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। ठीक, आज का उपयोग क्या है कि कई परिवार अपनी पीढ़ियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करने के लिए मुंडन संस्कार करते हैं। ये क्या है, उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में मदद कर देता है, तो ये भी जरूरी है। भावनात्मक और सामाजिक महत्व, इमोशनल सोशल सिग्निफिकेंस। तो मुंडन क्या है, बच्चे के जीवन में एक माइलस्टोन होता है, माता पिता के लिए अपने बच्चे के विकास को चिन्हित करने और उसकी प्रगति का जश्न मनाने का अवसर होता है। ठीक है, तो यादें बनाने में भी काम आता है। समझ में आ गया? मेन बात ये है कि ये स्वच्छता और स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा हुआ है, मेंटल और इमोशनल फ्रेशनेस से जुड़ा हुआ है, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, इमोशनल और सोशल सिग्निफिकेंस है। लोग आपस में आके बैठ के गैदरिंग भी करते हैं बच्चे के बहाने, तो जो एकजुटता की भावना है वो मजबूत होती चलती है। ठीक है, तो चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार बच्चे के शुरुआती स्वास्थ्य, स्वच्छता और उसके समग्र विकास के महत्व को याद दिलाएगा आपको। और धार्मिक अनुष्ठानों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे क्या है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सांस्कृतिक पहचान के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, ये बच्चे के स्वास्थ्य, साफ सुथरी और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई शुरुआत देने का अवसर होता है। समझ में आ गया? ये है चूड़ा कर्म संस्कार। अब देखिए, आता है कर्ण भेद संस्कार, कान छेदने का संस्कार, जब उनको बच्चे को बाली वाला कुंडल वगैरह पहनाया जाता है। आज तो बंद हो गया है, बहुत बहुत जगह होता है, बहुत जगह लोग ने बंद कर दिया है, लेकिन पहले होता था कि बच्चा, लड़का हो या लड़की, ये कर्ण भेदन होता था, उसको कुंडल पहनाया जाता था ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। ठीक है, सुंदरता बढ़े और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है ये। देखिए क्या है, तो कर्ण भेदन संस्कार क्या है, एक धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें शिशु के कानों को छेद कर उसमें आभूषण यानी बालियां या कुंडल पहनाए जाते थे।
यह संस्कार क्या है, आमतौर पर बच्चों के परिवार के बच्चे के जन्म के तीसरे या 5वें वर्ष में किया जाता था, या 3 साल या 5 साल का हो जाता था तब करते थे। लेकिन कुछ परिवारों में 7वें, 9वें या 11वें महीने में भी हो सकता है। महीना बोल रहा हूँ, 7वें, 9वें या 11वें महीने में भी हो सकता है, यानी जल्दी ही हो सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराना, रोगों से बचाना और शुभता और सौंदर्य प्रदान करना। सौंदर्य भी ज़रूरी है इसमें। इसमें सौंदर्यकर्ण भेद में सौंदर्य भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा। ठीक है? तो बच्चे के जीवन में एक ऐसा पड़ाव हो जाता है ये, उसे कुछ खास तरह के आभूषण पहनने की शुरुआत कराई जाती है, और जिसके पीछे क्या है, स्वास्थ्य और ज्योतिष मान्यताएँ जुड़ी होती हैं। कर्ण भेद संस्कार का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है? पहला तो ये है स्वास्थ्य लाभ और रोगों से बचाव, हेल्थ बेनिफिट एंड डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए। ठीक? का महत्व ये है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच एक संबंध को समझाता था। ठीक है? ये है क्या? जैसे हेल्थ बेनिफिट एंड डिजीज़ प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ऐसा माना जाता था उस वक़्त कि कान के कुछ हिस्सों को छेदने से क्या होगा, शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव पड़ता है। ठीक है? जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हैं। इससे क्या होगा, शरीर के अंगों का विकास होता है और कुछ बीमारी जैसे हर्निया, वात रोग, हिस्टीरिया, इनसे बचाव होता है। ठीक? तो माना जाता है कि आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति को भी बेहतर बना देता है। ऐसा उस वक़्त माना जाता था। ठीक है? तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच एक संबंध को समझा जाता था। उदाहरण के लिए आज क्या होता है, एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है। एक्यूपंक्चर थेरेपी में क्या है, शरीर के खास बिंदु को सुई लगाकर बीमारियों का इलाज किया जाता है। वैसे ही क्या किया जाता था, कड़वेद को कान के बिंदुओं पर दबाव डालकर श्वास लाभ लेने का एक नया तरीका माना जाता था उस वक़्त। तो इसको एक्यूपंक्चर थेरेपी से जोड़ सकते हैं, कड़भेद संस्कार को, और उस वक़्त ऐसा माना भी जाता था। दूसरा क्या है, बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि, एनहांसिंग इंटेलेक्ट एंड कंसंट्रेशन। ठीक है? वो उस समय मान्यता थी कि कान छेदने से बच्चे की एकाग्रता और सोचने की शक्ति बढ़ती है और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये सिर्फ़ शरीर नहीं बल्कि बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? कड़भेद संस्कार। और सौंदर्य और पारंपरिक पहचान भी, एस्थेटिक एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी में भी। कान में आभूषण पहनना बच्चे को सुंदर और आकर्षक दिखाता है। तो साथ ही क्या है, एक पारंपरिक पहचान भी दे देता है। मतलब अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें वो कान में पहनेगा, एक तो सुंदरता बढ़ेगा और उसका जो ट्रेडिशंस है, वो प्रिज़र्व होगा। ठीक? ये लड़के भी करते थे, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए होता है। इम्पोर्टेंस ये है कि भारतीय संस्कृति में ये जो कर्ण-भेद संस्कार है, भारतीय संस्कृति में सौंदर्य और आभूषणों को अपना महत्व है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ठीक है? तो आभूषणों को भी महत्व दिया जा रहा है। जैसे आज क्या होता है, भारतीय घरों में क्या होता है, लड़कियों का कान जो है बचपन में ही छेद दिए जाते हैं, ताकि वे सुंदर बालियाँ पहन सकें। लड़कों को भी छोटे कुंडल पहनाए जाने का जो है रिवाज कई संस्कृतियों में देखा जाता है। लड़कों के लिए भी होता था, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे लड़कों ने ये कान छेदन वाला जो संस्कार है, वो रिप्लेस हो गया उनसे, लड़कियों के लिए केवल रह गया। लेकिन कुछ जगह होता है जो लड़के भी करते हैं, नाक में भी करते हैं, लेकिन स्पेशली कान के लिए ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था। और इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए भी करते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। उनका मानना ये था कि कान अगर छेदते हैं, ज़्यादा छेद करने से, उनको आभूषण पहनने से नकारात्मक ऊर्जाएँ जो है बच्चे से दूर रहेंगी और उसे बुरी शक्तियों से बचा लेंगी। ठीक? तो ये इम्पोर्टेंस इसका ये है कि बच्चे की शुभता और सुरक्षा के लिए किया जाता था, कर्ण-भेद संस्कार। ठीक है? ये उसका उद्देश्य था कर्ण-भेद संस्कार का और इसका महत्व भी। कैसे किया जाता था ये? समय क्या है, तीसरे तीसरे साल या 5वें साल में किया जाता था और ये याद रखिए कि ऑड मंथ में किया जाता था, विषम महीनों में, जैसे 7वें, 9वें या 11वें, और शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता था। विधि क्या थी? बच्चे को नए कप वही सामान्य विधि कि बच्चे को नए कपड़ा पहनाया जाएगा, हवन-पूजन मंत्र होगा, फिर प्रशिक्षित व्यक्ति आएगा। पहले के टाइम पे सुनार होता था, जो सोना ओने का काम करता था ना, सुनार, उसको बुलाया जाता था। तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति या डॉक्टर द्वारा सोने की सुई लेता था और किसी नुकीली या साफ चीज़ से कान छेद दिए जाते थे। तो पहले क्या है, दाहिना कान, फिर बायाँ कान छेदा जाता था। पहले दाहिना कान छेदना, विधि पूरी यही है कि पहले दाहिना कान छेदा जाएगा, फिर बायाँ कान, ठीक है? और तुरंत ही सोने या चांदी की बालियाँ या धागा पहना दिया जाता था, तुरंत ही, ताकि छेद बंद ना हो, ठीक? बाद में क्या है, कान की उचित देखभाल की जाती थी ताकि संक्रमण ना हो। परिवार और दोस्त बच्चे को आशीर्वाद देते थे और अक्सर खाना-पीना होता था, दावत होती थी। ये तरीका था तौर-वेद संस्कार का। आज की प्रासंगिकता क्या है? स्वास्थ्य और एक्यूप्रेशर के लाभ हैं। आज क्या है, हर कोई जो इसे सीधा चिकित्सा पद्धति के रूप में नहीं देखता है, लेकिन क्या है, कान में एक्यूप्रेशर बिंदु की अवधारणा अभी भी प्रासंगिक है। कई लोग जो है आज भी क्या मानते हैं, कान छेदना कुछ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ये मानते हैं आज भी और आज होता भी है।
कुछ लोग क्या आज भी सिर दर्द या पाचन संबंधी समस्याओं के लिए कान के खास बिंदुओं पर एक्यूप्रेशर या मैग्नेटिक थेरेपी लेते हैं, जो कर्ण भेद की स्वास्थ्य अवधारणा से मिलती जुलती है। सौंदर्य और फैशन के लिए आज भी यूज होता है, जो बालियां झुमके पूरी दुकान खुली हुई है इसके लिए। सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के लिए भी है। ठीक है, कई परिवार के अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पालन करने के लिए कर्ण भेद संस्कार करते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने रीति रिवाज ट्रांसफर करते हैं। पहचान का प्रतीक है। कान में छेद होना कई संस्कृतियों में एक पहचान का हिस्सा है। कुछ जनजातीय समुदायों में या पारंपरिक समाजों में कान छिदवाना एक विशिष्ट समूह या रीति रिवाज से संबंधित होने का प्रतीक है आज भी। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन में इनका उपयोग देखिए कर्ण भेद संस्कार का सौंदर्य और फैशन के लिए। आज 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 सौंदर्य और फैशन के लिए होता है, बहुत धड़ल्ले से होता है। तो ये पुराना कर्ण भेद संस्कार का ही जो वैल्यूज है वही ट्रांसफर हुई है। बालियां झुमके कान के अन्य आभूषण ये सब जो है पर्सनल स्टाइल इसमें होता है। और आप जाते होंगे मॉल वगैरह में तो कितने कानों के झुमके उनके मिलते होंगे। आजकल लड़कियों से जोड़ दिया गया है, लेकिन पहले लड़के भी कुंडल वगैरह पहनते थे। सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी के लिए बता चुका हूँ बहुत। और स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं के लिए इसके बारे में बात कर लिया है। ये इंपॉर्टेंस है। एक्यूप्रेशर आंखों की रोशनी, मानसिक क्षमता, रोगों से दूरी, पहचान का प्रतीक, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के रूप में भी कान छिदवाते हैं लोग। आप देखेंगे नागालैंड में तो लोग नाक कान बहुत जगह छिदवा देते हैं आइडेंटिटी के लिए कि हमारी ये पहचान। तो कुल मिलाकर बात क्या है, ये जो कर्ण भेद संस्कार है सौंदर्य फैशन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में ये यूज हो रहा है आज भी। लेकिन पीछे इसके पीछे का कारण जानेंगे तो क्या है, स्वास्थ्य संबंधी दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने के लिए लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज अगर हम आज के सेंस में अगर प्रैक्टिकल बड़ा उपयोग देखें तो आज मुख्य रूप से कर्ण भेद संस्कार का जो सौंदर्य फैशन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण है यही जुड़ा हुआ। लेकिन भले इसके पीछे के कुछ जो है स्वास्थ्य संबंधी दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। बहुत सारे दावे किए गए ना, हिस्टीरिया ये सब बोला गया कि आंखों की रोशनी हो जाएगी तेज हो जाएगी, ये सब वैज्ञानिक रूप से भले प्रमाणित नहीं हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, ना भी हुआ, लेकिन अभी तो दावे ऐसे प्रमाणित नहीं हुए। लेकिन क्या है, एक ऐसी परंपरा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक माध्यम देती है ये कर्ण भेद संस्कार। महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ किया जाए और किसी भी स्वास्थ्य दावे के लिए हमें किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह ली जाए इसके लिए। इसमें जो बहुत दावे किए गए मैंने बताया कि हिस्टीरिया वात इन सब से छुटकारा मिलता है पहले माना जाता था, इसका कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाण नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी रिसर्च नहीं हुई हो लेकिन फ्यूचर में रिसर्च हो और ऐसे दावे सामने आ जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज जो नहीं है कल भविष्य में हो सकता है, हो जाता है ऐसा। आप खुद देखिए, पहले मानते थे कि चैट जीपीटी जैसा कुछ होगा, एक लिखेंगे वो हमसे बात करेगा, वॉइस एआई है, मशीन हमसे बात करेगी, लेकिन आज हो रहा है। वैसे ही ये वैज्ञानिक प्रूफ भी हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। ठीक है, विद्या एवं संस्कार। विद्या एवं संस्कार से समझ में आ रहा होगा कि ज्ञान की दुनिया में पहला कदम है। बच्चा क्या करता है, विद्या एवं संस्कार वह धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठान है जो बच्चे की औपचारिक सुरक्षा शुरू करने से पहले किया जाता है। यानी आमतौर पर 5 साल की उम्र में के आसपास इस संस्कार में बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जाता है और उसे पढ़ाई के लिए तैयार किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे में ज्ञान के प्रति रुचि जगाना है, उसकी बुद्धि को तेज करना है, उसे विद्या प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद देना है। इस उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, विद्या आरंभ संस्कार। तो किसका उद्देश्य महत्व क्या है, शिक्षा और औपचारिक शुरुआत करना है, ज्ञान के प्रति श्रद्धा और रुचि जगानी है, और बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास करना है, मेमोरी का उसके ज्ञान अर्जन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स टू लर्निंग, और सामाजिक स्वीकृति और आशीर्वाद दिलाना। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है। अब सब चीज़ें आसान होगी, मेन पीछे था जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये सब तो ठीक यानी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है उसकी। ठीक है, तो विद्या आरंभ संस्कार को कैसे किया जाता था, 5वें वर्ष में किया जाता था जब बच्चा एकदम तैयार हो जाए। आज भी देखेंगे ना, छठे जब 6 साल का हो जाता है 5 साल का हो जाता है तब स्कूल भेजते हैं। माना जाता है कि इस वक्त उसका कॉग्निटिव लेवल थोड़ा बुद्धि विकसित हो गया, पढ़ने सीखने के लिए ठीक है। विधि थी कि बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाएंगे, सरस्वती देवी यानी ज्ञान की देवी और गणेश जी यानी बुद्धि के देवता की पूजा की जाती थी। गुरु या पुरोहित बच्चे की उंगली पकड़कर चावल या रेत पर पहला अक्षर जैसे ओम या श्री लिखवाते थे। ओम या श्री लिखवाते थे, इसे क्या अक्षर लेखन कहते हैं। तो बच्चे को कलम और कॉपी जैसी शिक्षा सामग्री दी जाती थी। बच्चे को एक श्लोक या अक्षर दोहराने के लिए कहा जाता था। मतलब जो पुरोहित आया वो बोलेगा, बच्चा दोहराएगा। परिवार और दोस्तों को आशीर्वाद देते थे और अक्सर दावत या आयोजन होता था, पूरा विधिवत किया जाता था ये। ओम या श्री।
प्रासंगिकता क्या है? बच्चे को स्कूल या प्री स्कूल पे डालना आज। एग्जाम्पल के लिए जैसे नर्सरी या किंडरगार्टन में एडमिशन करवाते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति के प्रति रुचि जगाना, पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना आज भी होता है। रंग बिरंगी किताबें देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके, अरे इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी किताबें हैं। एजुकेशनल गेम खिलाना, किसी म्यूजियम में ले जाना, ये सब आज के टाइम पे। गुरु का सम्मान और शिक्षा का महत्व, गुरु का सम्मान करना, शिक्षक का सम्मान करना, ये सब। आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना, शुभकामनाएं देना और आशीर्वाद देना, सिंपल सी बात है। किसी बच्चे की पहली क्लास या स्कूल के पहले दिन जो है उसे मिठाई खिलाना, आशीर्वाद देना और उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे की कामना करना, ये इंपॉर्टेंस है आज के लिए। तो विद्या आरंभ संस्कार क्या है? बच्चे के औपचारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा के मार्ग पर चलने की शुरुआत का पहला अनुष्ठान है, पवित्र अनुष्ठान। सिद्धांत क्या है कि ज्ञान के प्रति उसकी श्रद्धा, बुद्धि का विकास और शिक्षा की शुरुआत, ये मुख्य उद्देश्य है, मुख्य सिद्धांत है इसका। विद्या आरंभ संस्कार का प्रैक्टिकल उपयोग देखिए, बच्चे का औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, मुख्य धारा से जोड़ना, यानी सही उम्र में भोजन और शैक्षणिक संसाधनों का प्रावधान, स्कूल के माहौल से परिचित कराना, ये उद्देश्य होता है। आज ये सब होता है। सीखने के प्रति जिज्ञासा और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये होता है प्रैक्टिकल इसका। सीखने को मजेदार बनाना है, कहानियां सुनाकर, किताबें पढ़कर, एजुकेशनल गेम खेल के, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, गुरु शिक्षकों का सम्मान सिखाना कराना। तीसरा, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को विकास करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना उनको, नियमित अभ्यास कराना, उनकी स्मरण शक्ति, जैसे खेल खेलना, याददाश्त को मजबूत करने वाले खेल खिलाना उनको, यानी क्यूब वाले खेल खेलना, ठीक है, चेस खेलना, ये सब। पारिवारिक और समर्थन, पारिवारिक समर्थन और आशीर्वाद, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो बच्चे माता पिता खुश होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा, कर लो अपनी ज़िंदगी मुट्ठी में। तो शैक्षणिक सहयोग, प्रोत्साहन और प्रेरणा, शुभकामनाएं देना, यानी टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, सब लोग बच्चे को उस तरीके से तैयार करते हैं, जो वो तैयार करते हैं वही आशीर्वाद होता है। और आज क्या होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, ठीक है, सब बच्चा बच्चे के देखभाल के, मतलब वो ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसके विकास के लिए ही पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, पेरेंट मीटिंग पारिवारिक सहयोग और आशीर्वाद की भावना दिखा रहा है कि बच्चे के लिए तत्पर है माता पिता माता पिता। कुल मिलाकर बात क्या है कि हम अपने बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से लें, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, प्रेम जगाएं सीखने के लिए, उनमें एक मजबूत शैक्षणिक नींव रखें, ताकि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो, ज्ञान के लिए प्रेरित हो, ठीक है। और शिक्षा केवल जो है स्कूल जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चे के समग्र विकास और भविष्य की सफलता के लिए एक आजीवन यात्रा है। विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है। अब होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी ज्ञान और अनुशासन के लिए नए मार्ग पर एक पहला कदम। इसमें क्या होता है देखिए, उपनयन संस्कार वह पवित्र अनुष्ठान है जिसमें बालक, विशेषकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए था ये, उस वक्त, ठीक, क्योंकि उन्हीं का डोमिनेंस चलता था, जिसमें बालक को गुरु के पास वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। इस संस्कार में बालकों को एक यज्ञोपवीत यानी पवित्र जनेऊ, यज्ञोपवीत का मतलब पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसे गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है, और ये उसके ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी जीवन में प्रवेश का प्रतीक है। कौन? उपनयन संस्कार, जहाँ वो अनुशासन, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलना सीख, ठीक है, धर्म मतलब कर्तव्य के मार्ग पर चलना सीखता है। तो इसे उपनयन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ है गुरुओं के समीप ले जाना। उपनयन का मतलब क्या है? गुरुओं के समीप ले जाना। ये बच्चे को आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन का दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए इसे द्विज भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा जन्म माना जाता है। महत्व क्या है? औपचारिक शिक्षा और आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत है, यानी फॉर्मल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल पाथ की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वेद, शास्त्र, जीवन के मूल्यों को सिखाया जाता है। महत्व क्या है? भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक, ताकि उसका चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे आज कोई छात्र जो है कॉलेज में प्रवेश करता है, जहाँ उसे अपने भविष्य की, अपने विषय की गहन पढ़ाई करनी है और उसे प्रोफेसर के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ बनना है, तो ये क्या है, उपनयन संस्कार भी ज्ञान की ऐसी ही गंभीर यात्रा की शुरुआत है। आज भी ये हो रहा है। तो यज्ञोपवीत धारणा और द्विज बनना, वेयरिंग ए सेक्रेड थ्रेड एंड बिकमिंग द्विज, उपनयन संस्कार में, यानी पवित्र धागा जनेऊ पहनाया जाता है, या जनेऊ क्या है, उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। द्विज का अर्थ क्या है? दूसरा जन्म, एक भौतिक जन्म है, और दूसरा आध्यात्मिक और बौद्धिक जन्म को जो उपनयन से मिलता है, ठीक है। महत्व क्या है कि पवित्र जनेऊ जो है पवित्रता, अनुशासन और ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह व्यक्ति को उसके कर्ण के कर्तव्य और धर्म के पालन के लिए प्रेरित करता है, ठीक। उदाहरण के लिए, जैसे किसी सेना के जवान को उसकी वर्दी या रैंक का प्रतीक चिन्ह मिलता है,
जो उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। वैसे ही जनेऊ भी ब्रह्मचारी के लिए उसके कर्तव्यों का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का उपदेश, गायत्री मंत्र का उपदेश, बालक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। वे वेदों को सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ठीक है। और ये क्या है, मंत्र मंत्र बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता था। मैं तो क्या है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। ये बालक को आध्यात्मिक अनुशासन और ज्ञान और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ठीक। गुरु शिष्य परंपरा और अनुशासन। इस संस्कार के बाद बालक जो है गुरु के आश्रम में रहता है, जहाँ वो अनुशासन, सादगी और गुरु के प्रति सम्मान सीखता है। ठीक है। यह जीवन में अनुशासन सीखने की भावना और गुरु के मार्गदर्शन को महत्व को सिखाता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, उपनयन संस्कार जो है व्यक्ति के पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिलाता है, जो शिक्षा और आत्मसंयम का काल होता है। ठीक है। ये जीवन के 4 आश्रमों में पहला, जो व्यक्ति को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है। कैसे किया जाता था उपनयन संस्कार? ब्राह्मण जो है बालक के 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष में और वैश्य के लिए 12 वर्ष में। तो ये अधिकतम आयु थी। इससे पहले भी कर सकते थे। ये अधिकतम आयु थी, मतलब 8वें साल, 11वें साल और 12वें साल में करते थे, लेकिन इससे पहले भी कर सकते थे। तो मुहूर्त देखकर किया जाता था ये सब। विधि ये थी कि हवन, पूजा और मंत्रों का जाप किया जाता है। बालक को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे। गुरु बालक को एक पवित्र यज्ञ, पवित्र धारण कराते थे, जनेऊ। और गुरु में कोई भी हो सकता था, पिता हो सकते थे, गुरु की भूमिका निभाते हैं। जो गुरु की भूमिका में हो वो। तो गुरु जो है बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसे गोपनीय रखा जाता था, बताया नहीं जाता था। बालक को भिक्षा मांगने का अभ्यास कराया जाता था, यानी भीख मांगने का अभ्यास कराया जाता था। इससे क्या होगा, संयम और विनम्रता के लिए ये कराया जाता था। विनम्र होगा, संयम होगा। और परिवार और दोस्त इकट्ठा होते थे, उत्सव मनाते थे। ये होता है। आज के समय में उपनयन संस्कार की प्रासंगिकता क्या है? गंभीर शिक्षा की शुरुआत करना। आज के उपयोग में जब कोई बच्चा जो है माध्यमिक या उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, 8वीं 9वीं कक्षा में, जहाँ उसे सबसे ज्यादा गंभीर विषयों को पढ़ाई करना है, तो उपनयन के शैक्षणिक पहलू को लागू करता है। वैसे ही अनुशासन और जीवन मूल्यों का विकास होता है इससे। आध्यात्मिक जागरण और मानसिक शांति होती है। ध्यान, योग, प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़ना। व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का प्रतीक है ये। आज के समय में भी ईमानदारी, मेहनत, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सब। तो उपनयन संस्कार क्या है? एक बालक को ज्ञान, अनुशासन, आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने का एक पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। और इसके मूल सिद्धांत क्या है? गंभीर शिक्षा, नैतिक मूल्य और आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक विकास। ये आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। गंभीर शिक्षा और उच्च अध्ययन की तैयारी आज के लिए। ठीक है। यानी सही करियर चुनना, विशेषज्ञता और कौशल विकास करना, ये सब। दूसरा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का विकास, यानी आत्म अनुशासित रहना, आत्मनिर्भर रहना, नैतिक मूल्यों का पालन करना। ये हम उपनयन संस्कार से सीख सकते हैं। नैतिक मूल्यों का पालन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दूसरों के प्रति सम्मान, ये सब। आध्यात्मिक और मानसिक विकास, यानी स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ, यानी ध्यान और योग नियमित रूप से करना है, सकारात्मक चिंतन करना है, ज्ञान की खोज में रहना है। ये उपनयन संस्कार ही वो जड़ है जिससे ये आ रहा है। सामाजिक जिम्मेदारी और भूमिका निभाना, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल प्ले, यानी सामाजिक योगदान, नेतृत्व क्षमता, ये इन सब चीजों से आएगा। ये वो उपनयन संस्कार है जिसकी जड़ें अभी तक चली आ रही है। आज के समय में इसको कैसे अप्लाई करना है? नैतिक मूल्यों से जोड़ना है इसको, ताकि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, आईएएस आईपीएस बने, तो ये जो मूल्य है वो अपने ऊपर धारण कर सके और ढंग से सारी चीज़ों को चला सके। ठीक है। तो उपनयन संस्कार क्या है? आज के प्रैक्टिकल जिंदगी में सबसे बड़ा उपयोग ये है कि हमें एक समग्र और जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि जीवन के मूल्यों को समझना, अनुशासन का पालन करना और आत्मविकास करना, और समाज में अपनी भूमिका निभाना भी है। और भले ही हम जनेऊ पहने न पहने, या गुरुकुल जाए या न जाए, लेकिन उपनयन के जो सिद्धांत है आज भी हमें एक बेहतर जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। समझ में आया? इसलिए जरूरी है। वेदारंभ संस्कार। ठीक है। वेदारंभ संस्कार देखिए क्या है इसमें। वेदारंभ संस्कार एक अनुष्ठान है जो उपनयन संस्कार के बाद किया जाता है। उसमें विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी को औपचारिक रूप से वेदों का अध्ययन शुरू कराया जाता है। इस संस्कार में गुरु अपने जो है शिष्य को वेदों के मंत्र का पाठ कराते हैं, अनेक अर्थों उनके अर्थ समझाना, वैदिक ज्ञान को धारण करना सिखाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना और ज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो ये बच्चे के जीवन में एक ऐसा पड़ाव है जहाँ सामान्य शिक्षा से हटकर गहन और धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ जाता है, यानी इंटेंस पढ़ाई चालू हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वेदा आरंभ संस्कार का उद्देश्य और महत्व क्या है? वैदिक ज्ञान की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
यानी बच्चे जो है वेद उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर देते हैं आधिकारिक रूप से। और वह सिर्फ क्या करते हैं, अक्षर का ज्ञान नहीं लेते, बल्कि सृष्टि, धर्म, कर्म, आत्मा के बारे में गहन अध्ययन प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि यह उससे क्या आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान की नींव प्रदान करता है, जिससे क्या उनके जीवन के गहरे अर्थों को समझ सकते हैं। ठीक, जैसे आज कॉलेज में, आज के लिए जैसे कि कॉलेज में आप किसी खास विषय जैसे संस्कृत, साहित्य, दर्शन शास्त्र या ये सब पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए दाखिला लेते हैं, तो उस विषय की गहन पढ़ाई शुरू करते हैं। वेदारंभ भी वैदिक ज्ञान में ऐसी एक गहन शुरुआत की। ठीक है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेदारंभ भी वैसा ही था, वेदों का आरंभ हो गया पढ़ना, अब उनको उन्हें डॉक्टरेट करेंगे, बोलो वैसा। गुरु शिष्य परंपरा का पालन, ये करना, यानी गुरु की भूमिका सर्वोपरि होती है, गुरु ही शिष्य को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें सही उच्चारण, अर्थ और वैदिक अनुष्ठानों के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, महत्व ये था कि गुरु के प्रति श्रद्धा, विनय और अनुशासन का महत्व सीखता है। कौन? जो विद्यार्थी है, जो शिष्य। ठीक है, और बुद्धि का तीक्ष्ण होना और स्मरण शक्ति में वृद्धि होना, उसकी मेमोरी एनहेंस होगी, शार्प होगा, उसके लिए किया जाता था। जब वो जटिल वेदों के जटिल मंत्रों और उनके अर्थों को समझने और याद रखने की तेज बुद्धि और अच्छी स्मरण शक्ति की हो जाती थी, उसकी आवश्यकता होती थी, तो ये जब ये कॉम्प्लेक्स मंत्र उनके अर्थ समझेंगे तो उनकी मेमोरी इनहेंस होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस संस्कार का उद्देश्य इन्हीं क्षमताओं को विकास विकसित करना था, उनकी बुद्धि का, स्मरण शक्ति का, इन सबका। ठीक, धर्म और सदाचार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ धर्म एंड वर्च्यूज, यानी वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म यानी सही आचरण, नैतिकता और सदाचार के सिद्धांतों को सिखाता था। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये था कि विद्यार्थी एक नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है, उसको बनाने के लिए ये करते थे। वेदारंभ संस्कार कैसे किया जाता था? समय ये था कि उपनयन संस्कार के बाद जब बालक वेदों का अध्ययन शुरू करने के लिए तैयार होता था, और ये 7 से 12वें साल की आयु के बीच में होता था। विधि ये थी कि संस्कार गुरु के सानिध्य में होंगे, या संस्कार जो गुरु के सानिध्य में होगा, और गुरुकुल में किया जाता था। हवन, पूजा और विशेष मंत्रों का जाप किया जाता था। गुरु शिष्य को वेदों का पहला मंत्र या श्लोक पढ़ाना शुरू करते थे, शिष्य उसे दोहराते थे और उसके अर्थों को समझने का प्रयास करते थे। गुरु उसे वेदों को पढ़ने, समझने और उसकी व्याख्या करने में विनियम बनाते थे। तो गुरु शिष्य को गुरु के प्रति जो है पूर्ण समर्पण और विद्या प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लेना होता था। ये पूरी विधि थी। आज के समय में वेद आरंभ का संस्कार की प्रासंगिकता क्या है? विशेष ज्ञान और गहन अध्ययन करना, ठीक, अनुसंधान और आजीवन सीखते रहना, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना अपना, ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल उपयोग देखिए, गहन शिक्षा और विशेषज्ञता हासिल करना, परस्यूइंग डीप लर्निंग एंड स्पेशलाइजेशन। आज का उपयोग क्या है? उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता हासिल करना, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय में कोई विषय आपको पसंद है, जैसे विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, कला, दर्शन, इसमें गहन अध्ययन करना, डॉक्टरेट हासिल करना, शोध और अनुसंधान, किसी विषय पर शोध करना, नए सिद्धांतों का विकास करना। ठीक है, तो ये मौजूदा ज्ञान में योगदान देना है। तो ये जो वेदारंभ संस्कार है, जो उसके मूल सिद्धांत है, वो ये आज भी प्रैक्टिकल है। नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा, एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना। नैतिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, जो अभी एथिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो, बिजनेस एथिक्स, मीडिया एथिक्स, लॉ एथिक्स, डॉक्टरों का एथिक्स, सबका, मेडिकल एथिक्स, और व्यक्तिगत मूल्यों का विकास करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, धैर्य, सम्मान, ये सब। आजीवन सीखना और व्यक्तिगत विकास करना, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए, यानी वैज्ञानिक खोज, जैसे वैदिक ज्ञान की एक खोज एक आजीवन प्रक्रिया थी। यही अवधारणा आज के तेजी से बदलते विश्व में भी महत्वपूर्ण है। जैसे कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेडेशन, अपने करियर में प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार नए कौशल सीखना और पुराने को उन्नत करना। ठीक है, व्यक्तिगत विकास, किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, ऑनलाइन कोर्स करना, ये सब। ज्ञान की खोज की प्रयास होना, केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित न रखा, हमेशा कुछ नए सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना। चौथा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ना, यानी कनेक्टिंग विद द कल्चरल एंड द स्पिरिचुअल रूट्स। वेदारंभ जो है अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ता है, यानी अपनी संस्कृति का अध्ययन करना, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए, इतिहास हो गया, कला और संगीत हो गए, ये सब। ध्यान और योग ध्यान प्राणायाम का अभ्यास करना, जो वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। ठीक है, तो वेदारंभ संस्कार क्या है? आज की प्रैक्टिकल जिंदगी में सबसे बड़ा उपयोग है इसका। ये हमें क्या करता है? गहन अध्ययन प्राप्त करने, नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने, आजीवन सीखने और अपने सांस्कृतिक एवं व आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित कर देता है। तो हमें क्या सिखाता है कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता है, बल्कि यह जीवन को समग्र रूप से समझने और एक सार्थक जीवन
जीने का मार्ग। यह है वेदारंभ संस्कार। केशांत संस्कार या गोदान संस्कार। केशांत संस्कार या गोदान संस्कार देखिए, इसमें ये क्या होता है। केशांत संस्कार वो धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी जो अपने दाढ़ी मूछों के बालों को पहली बार औपचारिक रूप से बनवाता है, इसे गोदान संस्कार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवसर पर गाय का दान करने का भी विधान होता है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी जीवन के अंतिम चरण को चिन्हित करता है और व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। यानी ब्रह्म ब्रह्म वो जो विद्यार्थी अब ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, इसलिए दाढ़ी मूछ बनवाता है। ठीक है, उसमें से जितना 25 साल तक जो पढ़ाई वढ़ाई करी है, अब जो गुरु है उसको दान में गैया दान किया जाता है, गाय। ये भी संस्कार है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक युवा अवस्था की दहलीज पर खड़े खड़े होने और जीवन के अगले महत्वपूर्ण चरण यानी गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होने का एक प्रतीक होता है। तो उद्देश्य और महत्व क्या है केशांत या गोदान संस्कार का? ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का संकेत है ये गोदान संस्कार। ठीक, ये संस्कार क्या बताता है कि बालक अपना विद्यार्थी जीवन लगभग पूरा कर चुका है और वह अब गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला बच्चा नहीं रहा। इंपॉर्टेंस ये है कि वह उसे जीवन के अगले आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है, जहाँ उसे विवाह करके परिवार बसाना होगा और सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी होगी। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी। दाढ़ी मूछों का उगना पुरुषों में युवा अवस्था और परिपक्वता का संकेत होता है। यानी इन बालों को पहली बार औपचारिक रूप से बनवाना यह दर्शाता है कि अब बालक वयस्कता यानी बड़ा हो गया है, उसकी ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंस ये है कि शारीरिक रूप से तैयार करता है, मानसिक रूप से भी यह उसे यह एहसास करा देता है कि अब वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाला है। ठीक है, तो शुद्धिकरण और पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। मुंडन की तरह ही शरीर के बालों को हटाना शुद्धिकरण का एक रूप माना जाता था। यह किसी भी अशुद्धि या नकारात्मकता को दूर करने के लिए होता था। इंपॉर्टेंस ये है कि व्यक्ति के नए जीवन चरण के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ और तैयार करता था। ठीक है, गुरु दक्षिणा और आभार प्रदर्शन। गोदान शब्द का अर्थ क्या है? गाय का दान करना। ठीक है, यह गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने या उन्हें उनकी शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देने जिसका प्रतीक था। इंपॉर्टेंस ये है कि ये सिखाता है कि हमें अपने गुरुओं और ज्ञान के स्रोतों के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। ये जो हमें मिला है, जैसे आज के रूप में किसी ने पढ़ाया तो आपने उसको फीस दी, तो वो ज्ञान अपने उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपने दान दिया। ठीक है, फीस दी तो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ आपने मुझे सिखाया, उसकी कृतज्ञता के रूप में आप फीस ले रहे हैं। ठीक, केशांत कैसे किया जाता था? यह संस्कार 16 वर्ष की आयु के आसपास किया जाता था। कुछ ग्रंथों में 16 या 18 वर्ष का उल्लेख मिल जाएगा आपको। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतिम पड़ाव में होता था। विधि क्या थी? हवन पूजन और मंत्रों का जाप किया जाता था। ब्रह्मचारी के दाढ़ी और मूछों को के बालों को पहली बार औपचारिक रूप से बनाया जाता था और कई जगह सिर के बालों को भी फिर से मुड़ाया जाता था। इस अवसर पर क्या है, गाय का दान करने का विधान है, जो गुरु दक्षिणा या किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता था। स्नान आदि के बाद ब्रह्मचारी के नए वस्त्र पहनाए जाते थे और परिवार, दोस्त और गुरुजन उसे आशीर्वाद देते थे। आज के समय में प्रासंगिकता क्या है? युवा अवस्था में प्रवेश और नई जिम्मेदारियों की तैयारी। यानी जब कोई युवा अपने किशोरावस्था से निकलकर वयस्कता में कदम रखता है, जैसे 18 वर्ष की आयु पूरी करना, तो उसे नई जिम्मेदारी जैसे वोट देने का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। यह उस समय को चिन्हित करता है जब व्यक्ति खुद को जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करता है, यानी चाहे वो कॉलेज जाना हो या नौकरी का शुरू करना हो या शादी की योजना बनानी हो। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी युवा का 18 साल की उम्र में अपनी पहली नौकरी शुरू करना या अपने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना, यह उसके जीवन में नए चरण और बढ़ती जिम्मेदारी का एक प्रतीक है। ठीक, शारीरिक और व्यक्तिगत ग्रूमिंग। पुरुष और महिलाएं अपनी ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। दाढ़ी मूछ या बालों को अपनी पसंद के अनुसार रखना या बनवाना तो आज भी एक सामान्य बात है। तो ये व्यक्ति की स्वयं की देखभाल और सामाजिक प्रस्तुति का हिस्सा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए पुरुषों का अपनी दाढ़ी को नियमित रूप से ट्रिम करना, सेव करना या अपनी पसंद की हेयर स्टाइल रखना। गुरु के प्रति आभार और शिक्षा का सम्मान, यानी अपने शिक्षकों या सलाहकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, अपनी शिक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद देना और उनके मार्गदर्शन को महत्व देना। तो ये सिर्फ क्या है, गुरु दक्षिणा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान के स्रोत के प्रति सम्मान है। उदाहरण के लिए किसी छात्र का अपने प्रोफेसर को धन्यवाद देना या किसी मेंटर से करियर संबंधी सलाह लेते रहना, तो और उनकी मदद को याद रखना, ये कृतज्ञता है। नए जीवन चरण के लिए मानसिक तैयारी। ठीक, युवावस्था से वयस्कता में संक्रमण के दौरान व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना, भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचना और अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाना। ठीक, तो केशांत या गोदान संस्कार क्या है? ब्रह्मचारी को एक के विद्यार्थी जीवन की समाप्ति और गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ने की तैयारी का एक प्रतीक है। मूल सिद्धांत इसमें क्या है कि आप अब मेच्योर हो गए हो, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हो गए हो
और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और नए जीवन के लिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मूल सिद्धांत है केशांत का। ठीक है, तो मेन बात इसका प्रैक्टिकल यूज ये है कि युवावस्था से वयस्कता में संक्रमण और जिम्मेदारियों का वहन करना होता है। व्यक्तिगत पहचान और ग्रूमिंग ये चालू हो जाता है। कृतज्ञता और गुरुओं का सम्मान आज भी जब प्रासंगिक है। जीवन के नए चरण चरण के लिए मानसिक और भावनात्मक तैयारी ये भी बहुत जरूरी है, आज भी प्रासंगिक है। आप शादी वगैरह करते हैं ना। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, देखिए समावर्तन संस्कार क्या है। एक धार्मिक अनुष्ठान ये भी है जो एक ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी के गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद किया जाता है। इस संस्कार का अर्थ है कि घर लौटना यानी पुनरावृत्ति। इसमें विद्यार्थी क्या है, गुरु से विदा लेता है और स्नान करता है और ब्रह्मचर्य के नियमों का त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा पूरी होने का उत्सव मनाना और गुरु के ज्ञान का सम्मान करना और विद्यार्थी को समाज में एक जिम्मेदार गृहस्थ के रूप में स्थापित करना। यह है समावर्तन संस्कार। ये होता क्या है कि यह उसके विद्यार्थी जीवन की औपचारिक समाप्ति होती है और जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण चरण यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का प्रतीक होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य और महत्व क्या है, शिक्षा और औपचारिक समाप्ति है। यानी अब पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी है, अब गृहस्थ जीवन में जाना है। ठीक, गुरु से विदा और आरंभ प्रदर्शन, आभार प्रदर्शन। यानी गुरु से विदा लेना है और उनका आभार प्रदान करना कि हमें इतना सब कुछ सिखाया, आपका धन्यवाद। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में संक्रमण, यानी ब्रह्मचर्य जीवन के कठोर नियमों से मुक्त होकर अब परिवार विवाह परिवार बसाना, शादी करना, सामाजिक कर्तव्य निभाना है, उसमें जाना है। स्नान और शुद्धिकरण यानी समन्वती स्नान। ठीक है, यानी विद्यार्थी विशेष प्रकार का स्नान यानी समन्वित संस्कार करता है और उसके ब्रह्मचर्य जीवन के समापन और नए जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण का एक प्रतीक है समन्वित स्नान। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका यह है कि पिछली जीवन शैली से मुक्त होकर एक नई और पवित्र शुरुआत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी ज्ञान और अनुभव का समाज में उपयोग करेंगे। अब जो भी पढ़ा लिखा है और उसका अप्लाई करेंगे समाज पे, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। अब तो समावर्तन संस्कार कैसे किया जाता था, गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद आमतौर पर 20 से 25 वर्ष की आयु के आसपास ब्रह्मचर्य की अवधि के आधार पर 20 से 25 वर्ष के आसपास ये किया जाता था। विधि क्या है कि विद्यार्थी गुरु के समक्ष बैठकर उनसे विदा लेते था और उन्हें गुरु दक्षिणा अर्पित करता था। यानी जो कुछ भी वह दे सकता था गुरु को वो देता था। एक विशेष स्नान किया जाता था जिसे समन्वित स्नान कहते हैं। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए होता था और ब्रह्मचारी जीवन के लिए वस्त्रों और प्रतीकों का त्याग किया जाता था। ठीक है, यानी ब्रह्मचारी जीवन के वस्त्रों और प्रतीकों का ध्यान किया जाता था। जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो जो पहनते थे उसको हटाते थे, त्यागते थे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। नए स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते थे जो गृहस्थ जीवन के लिए उपयुक्त हो। शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए जाते थे। कई बार विद्यार्थी को स्नातक की उपाधि दी जाती थी, जो आज के ग्रेजुएट के सम्मान है ना, वैसे ही वो अपने घर वापस लौटता था और परिवार के साथ मिलकर उत्सव मनाता था कि हम घर लौट आए मामा। ठीक है। आज के समय में प्रासंगिकता क्या है कि शैक्षणिक ग्रेजुएशन और करियर की शुरुआत। आज भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई लोग पूरी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाया जाता है, डिप्लोमा या डिग्री देते हैं। ऐसे मोड़ के देते हैं ना कि ले रख लो, ऐसा करते हैं लोग। गुरुओं और शिक्षकों के प्रति आभार। हम उस दिन आभार जब डिग्री लेते हैं तो ऐसे ऐसे आभार प्रकट करते हैं कि धन्यवाद, आपने हमें 3 साल एकदम बर्बाद किया, मेरा मतलब है पढ़ाया, तो लीजिए। जिम्मेदारी और वयस्कता में प्रवेश। जिम्मेदारी और व्यवस्था में प्रवेश यानी अब ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हमें भरण पोषण के लिए नौकरी करनी है, पढ़ाई भी होगी, अब उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। व्यक्तिगत विकास और नई शुरुआत यानी आत्मचिंतन करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। अब हमें एंटरप्रेन्योर बनना है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, उसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार यानी शिक्षा पूरी करके घर वापस आ गए और नए जीवन की शुरुआत हो गई। यह है समावर्तन संस्कार। चलिए, तो समावर्तन संस्कार आपको समझ में आ गया पूरा अच्छे से, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मूल रूप से बस ये बोल कुल मिलाकर बात यह है कि समावर्तन संस्कार जो है व्यक्ति के विद्यार्थी जीवन की सफल समाप्ति और एक जिम्मेदार गृहस्थ के रूप में समाज में वापसी का प्रतीक है। मूल सिद्धांत क्या है, ज्ञान की पूर्णता यानी ज्ञान पूरा हो गया, बहुत ज्ञान ले लिया, और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, जिम्मेदारी लेना है अब, और नए जीवन के चरण में प्रवेश करना है। अब आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार तो समझ में आ ही रहा होगा ना, शादी करना है। आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गया, शादी करो। यानी दो आत्माओं और परिवारों का पवित्र मिलन, विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार भी क्या है, देखिए, विवाह संस्कार वो पवित्र बंधन है जो एक पुरुष और स्त्री को पति पत्नी के रूप में साथ जोड़ता है। और यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन है।
तो इस संस्कार में क्या है, अग्नि को साक्षी मानकर, आग को, अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन भर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्ग पर चलने, एक दूसरे का सम्मान करने और संतान उत्पन्न करने कर परिवार व समाज को आगे बढ़ाने का वचन लेते हैं। ये होता है विवाह। विवाह का मतलब समझ में आया आज आपको? क्या है कि दो आत्माओं का मिलन, दो परिवारों का मिलन, और अग्नि को साक्षी मान रहे हैं दोनों, और धर्म अर्थ और काम मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना और संतान उत्पन्न करके परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का एक प्रॉमिस करते हैं। आई प्रॉमिस। ठीक है। तो ये व्यक्ति के जीवन के गृहस्थ आश्रम यानी पारिवारिक जीवन में अनौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक ऑफिशियल प्रवेश का आधार है। जीवन के 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वानप्रस्थ बोल रहा हूँ, वानप्रस्थ नहीं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक। तो इसका उद्देश्य और महत्व क्या है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश यानी एंट्री इनटू गृहस्थ आश्रम। तो विवाह व्यक्ति को विद्यार्थी जीवन के बाद परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के अगले चरण में ले जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? यह जो है आश्रम संतान उत्पन्न करने, परिवार का पालन पोषण करने और समाज के प्रति कर्तव्यों को निभाने का माध्यम है, और इसे सभी आश्रमों का आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह अन्य आश्रमों को सहारा देता है। ठीक है। यानी धर्म अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि। विवाह संस्कार। विवाह का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत खुशी नहीं होता है, बल्कि जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धार्मिक और नैतिक जीवन जीना, धन और समृद्धि प्राप्त करना है, शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि चाहिए, और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ना है। तो माना जाता है कि इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति एक जीवन साथी के साथ रहकर ही बेहतर तरीके से की जा सकती है, अकेले नहीं हो पाएगा। ठीक। उदाहरण के लिए पति पत्नी मिलकर अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, धर्म आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, अर्थ प्रेम और संतान का सुख प्राप्त करेंगे, काम और अंततः आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे का साथ देंगे, मोक्ष। तो संतान उत्पत्ति और वंश वृद्धि। ठीक है। यानी विवाह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है, ताकि वंश आगे बढ़े, पितरों को तर्पण मिल सके, तर्पण। ठीक है। महत्व क्या है कि समाज और मानवता में के निरंतर अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है, और संतान समाज की अगली पीढ़ी होती है। ठीक है। सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था के लिए, सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर के लिए विवाह परिवार नामक सबसे छोटी सामाजिक इकाई का निर्माण करता है। विवाह जो है परिवार नामक सबसे छोटी इकाई का निर्माण करता है। कई परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं, जैसे समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि यह समाज में अराजकता को रोकता है और व्यक्तियों को एक जिम्मेदार ढांचे में रहने के लिए प्रेरित करता है। पत्नी और पति के बीच आजीवन प्रतिबद्धता, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट बिटवीन स्पाउस। विवाह एक पवित्र और अटूट बंधन है, जहाँ पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार रहने, सुख दुख में साथ देने और एक दूसरे का सहारा बनने का वचन लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? ये रिश्ते में विश्वास, सम्मान और प्रेम की नींव रखता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अग्नि के साथ 7 फेरे लेते समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं, जो उनके जीवन भर के कर्तव्य और प्रतिबद्धताओं का प्रतीक होते हैं। तो विवाह संस्कार कैसे किया जाता है? समय क्या है? जब लड़का या लड़की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, आमतौर पर 18 साल। विधि क्या है? विवाह एक विस्तृत अनुष्ठान है जिसके कई चरण होते हैं। ठीक है। अब चरणों को देख लीजिए। वर वधु का चुनाव, यानी परिवार और व्यक्ति द्वारा योग्य जीवन साथी चुनना। दूसरा, सगाई, वाग्यदान, इंगेजमेंट, विवाह का वचन देना। मंडप स्थापना, यानी विवाह के लिए पवित्र स्थान तैयार करना है। कन्यादान, वधु के पिता द्वारा कन्या का वर को हाथ सौंपना। ठीक है। पाणी ग्रहण, यानी वर द्वारा वधु का हाथ पकड़ना, जो मिलन का प्रतीक है। हवन और अग्नि साक्षी, यानी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों का उच्चारण करना। सप्तपदी, 7 स्टेप, यानी अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना, जिसमें प्रत्येक फेरे पर पति पत्नी एक दूसरे को विशेष वचन देते हैं। सिंदूर दान और मंगलसूत्र धारण, पति द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनाना। आशीर्वाद, बड़ों से आशीर्वाद लेना और गृह प्रवेश, वधु का पति के घर में प्रवेश। ठीक है। ये विधि है। आज के समय में विवाह संस्कार की प्रासंगिकता सेम वैसा ही है। आज भी सारी चीजें हैं। जीवन साथी का चुनाव, संबंध बनाना, परिवार और सामाजिक स्थिरता लाना है, सारी चीजें वही है। कानूनी और सामाजिक मान्यता होती है ये। वंश वृद्धि और अगली पीढ़ी को तैयार करना, ये भी आज भी वो सेम 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 रूप से प्रासंगिक है। ठीक है। सेम सेम प्रासंगिक है, सारी विधियां होती हैं, पूजा पाठ वगैरह सब सब कुछ होता है। वही है मूल उद्देश्य। व्यवहारिक जीवन में उपयोग क्या है? कि विवाह संस्कार परिवार और सामाजिक स्थिरता की नींव है, फाउंडेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल स्टेबिलिटी।
भावनात्मक सहारा और साझेदारी, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं दोनों व्यक्ति। अगर ये लो फील कर रहा है तो पत्नी हाई फील करा देगी, पत्नी लो फील कर रही है तो पति हाई फील करा देगा, मतलब इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा और सहभागिता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कोलैबोरेशन। आज के समय में मान लीजिए पति नहीं कमा रहा है, पत्नी कमाने लगी, पत्नी नहीं कमा रही, पति कमाने लगा, तो दोनों एक दूसरे का सपोर्टर बन जाते हैं, दोनों कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो एक स्थिरता आती है। चौथा, वंश वृद्धि और अगली पीढ़ी का पालन पोषण, इसमें भी सेम चीज है, आज भी अप्लाई होता ही है, सबको अपना वंश बढ़ाना है, मौर्यों का वंश बढ़ाना है। तो व्यक्तिगत विकास और जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यानी क्या, विवाह व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, उसे त्याग, समझदारी, धैर्य सिखाता है, उसे अपने जीवन साथी और बच्चों की जरूरतों को अपनी जरूरत से ऊपर रखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्तिगत विकास होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का विवाह के बाद जो है अधिक जिम्मेदार और संयमित हो जाता है, या अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपने कुछ व्यक्तिगत हितों का त्याग करना। ठीक है, तो ये दिखाता क्या है कि विवाह कैसे व्यक्ति को चरित्र और जिम्मेदारी का आकार दे देता है। ठीक है, कुल मिलाकर बात क्या है कि आज भी विवाह संस्कार का प्रैक्टिकल उपयोग आज भी है, तो हमें एक स्थिर, प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार परिवार बनाने का आधार प्रदान करता है, जो समाज की रीढ़ है, और ये हमें भावनात्मक सहारा, आर्थिक सुरक्षा और अगली पीढ़ी के लिए के पालन पोषण का अवसर देता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को समग्र विकास होता है। भले ही विवाह के तरीके और स्वरूप बदलते रहे, लेकिन इनके पीछे के मिलन, साझेदारी और जिम्मेदारी के मूल सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहे। ठीक है, ये है विवाह संस्कार। आज आपको विवाह के बारे में पता चला होगा, तो जल्दी करिए और हम लोग को भी बुलाइए। लास्ट है अंत्येष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार, यानी राम नाम सत्य। बोलते हैं ना, ऐसे चार कंधों को लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य हो गया है, बोलते हैं, तो ये अंत्येष्टि संस्कार है, ये सबसे लास्ट वाला संस्कार है। ठीक है, तो अंत्येष्टि संस्कार क्या है, अंतिम संस्कार है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार, यानी अग्नि को समर्पित कर देना। दाह संस्कार या दफन कर दें, दफन करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करना है, उसे शांति और सद्गति प्रदान करना है, और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देना है। ये दर्शाता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर है। तो जीवन के चक्र का अंतिम चरण है ये, जहाँ भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है, कि यूं ही चल रहा है, यूं ही चल रहा है। ठीक है, उस मूड से निकल जाता है, आत्मा चला जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, आत्मा को सद्गति प्रदान करना है, प्रोवाइडिंग पीसफुल पैसेज टू द सोल, यानी ऐसी मान्यता कि विधिवत अंत्येष्टि संस्कार करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है और उसे अगले लोक या अगले जन्म के लिए सदगति प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंस ये है कि ये आत्मा के पुनर्जन्म या मोक्ष की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, और ये आत्मा को भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त करने में मदद कर देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे किसी लंबी यात्रा के बाद कोई व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचकर शांति महसूस करता है, वैसे ही यह संस्कार आत्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए शांति प्रदान करता है। अंत्येष्टि संस्कार, पार्थिव शरीर का सम्मानपूर्वक विसर्जन, रिस्पेक्टफुल डिस्पोजल ऑफ अ फिजिकल बॉडी, यानी मृत शरीर का सम्मानपूर्वक निपटान करने का एक तरीका है। हिंदू धर्म में आमतौर पर दाह संस्कार, यानी शरीर को अग्नि को समर्पित करना किया जाता है, ताकि शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन हो सके। पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इंपॉर्टेंस ये है कि शरीर के प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिससे जीवन भर आत्मा को धारण किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम किसी पुरानी चीज को फेंकने से पहले पहले भी उसे सम्मान देते हैं, वैसे ही यह संस्कार जो मृत शरीर को आदर पूर्वक विसर्जित करने का एक तरीका है। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना और सहारा देना है। तो यह संस्कार क्या है, शोक में डूबे परिवार को दुख से निपटने और अपने प्रियजन के निधन को स्वीकार करने में मदद करता है, यानी इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहारा देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, यह परिवार को एक भावनात्मक और सामाजिक ढांचा प्रदान करता है, ताकि वे अपने दुख से निपट सके और अपने प्रियजन की यादों को संजो सके। ठीक है, उदाहरण के लिए जब परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, तो यह क्या करता है, उन्हें एक दूसरे को सहारा बनने और सामूहिक रूप से शोक मनाने का अवसर दे देता है। कर्मकांडीय शुद्धिकरण, रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन, और यह संस्कार क्या है, मृत व्यक्ति और उसके परिवार से जुड़ी किसी भी अशुद्धि को दूर करता है। यह परिवार को शोक की अवधि के बाद सामान्य जीवन में लौटने की तैयारी कराता है। ठीक, जीवन की नश्वरता का बोध, रियलाइजेशन ऑफ द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ, यह संस्कार क्या है, हमें याद दिलाता है कि जीवन भर जीवन नश्वर है और एक दिन सबको शरीर त्यागना है। तो यह हमें जीवन के प्रति अधिक गंभीर और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित कर देता है। महत्व क्या है कि हमें अपने जीवन को सदुपयोग करने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है। समझ में आया? तो अंत्येष्टि संस्कार कैसे किया जाता है, विधि देखिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। विधि क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया जिसमें कई चरण होंगे, क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपराओं के अनुसार।
कि विधि जो है एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रोसेस है। कई चरण होते हैं, जैसे क्षेत्रीय भी हो सकता है, पारंपरिक परंपराओं के साथ भिन्न भी हो सकते हैं। सबकी अपनी-अपनी विधियाँ है ना, हिंदू, मुसलमान, सबका अपना-अपना अ, पारसी, जैन, तो सबका अपना अलग-अलग है। तो उस हिसाब से लिखा गया है, ठीक है? लेकिन अंत्येष्टि संस्कार कैसे किया जाता है, वो देखिए, खासकर हिंदू धर्म में। उसके सेंस में देखते हैं। ठीक है? तो मृत शरीर को तैयार करना यानी शरीर को साफ करना, नए वस्त्र पहनाना, चंदन या गंगा जल का लेप लगाना, ये सब होता है। अंतिम यात्रा कैसे होती है? परिवार और मृत शरीर को शमशान घाट या दफन स्थल तक ले जाते हैं। राम नाम सत्य है जैसे भजन गाए जाते हैं। क्या होता है? दाह संस्कार हिंदू धर्म में क्या होता है? शमशान घाट पर चिता तैयार की जाती है। मुखाग्नि, मुखाग्नि क्या मतलब मृतक का पुत्र या निकटतम पुरुष सदस्य चिता को अग्नि अग्नि देता है। मुखाग्नि का मतलब समझ रहे हैं? जो मर गया है उसका बेटा या उसका कोई निकटतम सहयोगी यानी पुरुष चिता को अग्नि देता है। मंत्रों का जाप किया जाता है। अस्थि संचय यानी दाह संस्कार के कुछ दिन बाद बची हुई अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है, यानी हड्डियों का अवशेष अस्थियों को। अस्थि विसर्जन, इन अस्थियों को पवित्र नदियों जैसे गंगा में विसर्जित किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु के बाद कुछ दिनों जैसे 10वें 13वें दिन तक वार्षिक रूप से कुछ कर्मकांड किए जाते हैं जिन्हें श्राद्ध कहते हैं, और ये आत्मा की शांति और पितरों को तर्पण के लिए होता है। 13वीं और भोज, कुछ समाजों में मृत्यु के 13वें दिन एक भोज का आयोजन किया जाता है जहाँ परिवार और रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। ठीक है? ये होता है अंत्येष्टि संस्कार, ऐसे किया जाता है। आज के समय में भी प्रासंगिक है, कोई किंतु परंतु करने वाली बात नहीं है। हिंदू धर्म में ये होता है और हर धर्म में कोई ना किसी तरीके से ये होता है। ये भी प्रासंगिकता बची है। शोक प्रबंधन, आज की प्रासंगिकता क्या? शोक प्रबंधन और भावनात्मक सहारा, जब लोग इकट्ठा होते हैं सामूहिक रूप से शोक मनाने के लिए। सम्मानजनक अंतिम विदाई, ये होता ही है, तो बांस वांस काट के कंधे पे लाद के लेके जाते हैं तो हम सम्मानजनक अंतिम विदाई देते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना, ये सब होता ही है। जीवन की अनिश्चितता का बोध, ये भी हो जाता है जब आदमी गुजरता है, शमशान पर बैठा रहता है तो देख देख के लगता है कि एक दिन तो सबको जाना ही है ऊपर। ठीक है? तो देश संस्कार क्या है? जीवन का अंतिम पड़ाव है पूरा का पूरा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि आज के प्रैक्टिकल में इसका उपयोग है। ये हमें मृत्यु जैसे कठिन सत्य का सामना करने, भावनात्मक रूप से उससे उबरने, मृत व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विदाई देने और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को बनाए रखने में मदद करता है। और यह हमें भी क्या याद दिलाता है कि जीवन अनमोल है और इसे पूरी तरह जीना चाहिए, और साथ ही भविष्य के लिए जिम्मेदार योजना भी बनानी चाहिए। ठीक है? तो हमने कहाँ से शुरू किया? 16 संस्कार हमने देखा, हमने पूरा 16 संस्कार देख लिया। अब 16 संस्कार के, अब संस्कारों के उसके मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद खत्म करते हैं, लगभग पूरा हो गया है। ठीक है? तो हिंदू संस्कारों के गुण को हिंदू संस्कारों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक के जीवन को व्यवस्थित, सार्थक और पवित्र बनाना है। महत्वपूर्ण गुण है, बहुत सारे मेरिट्स है इसके। जीवन को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाना है, यानी संस्कार व्यक्ति को जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित करते हैं, जैसे जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, और जीवन को एक संरचना और उद्देश्य प्रदान करते हैं। जिससे क्या होता है, व्यक्ति को पता चलता है कि उसे कब कब क्या करना है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए विद्या आरंभ संस्कार बच्चे को सही उम्र में शिक्षा की ओर मोड़ता है, और विवाह संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। दूसरा मेरिट इसका यह है कि मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलता है। संस्कार जो है व्यक्ति और परिवार को भावनात्मक रूप से सहारा प्रदान करते हैं, खासकर जीवन के बड़े बदलावों और मुश्किलों के समय। वे सामुदायिक समर्थन और एकजुटता का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए अंत्येष्टि संस्कार शोक संतप्त परिवार को अपने दुख से निपटने और प्रियजनों को सम्मानपूर्वक विदाई देने में मदद करता है, जिससे उन्हें क्या है, क्लोजर मिलता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के ठोस आहार की शुरुआत पर परिवार को जश्न मनाने का एक मौका दे देता है। तीसरा गुण क्या है इसका? नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। संस्कार क्या करता है? पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता और सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं और हमारी पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए उपनयन संस्कार, ये उपनयन संस्कार अनुशासन जो है, गुरु के प्रति सम्मान, आध्यात्मिक विकास सिखाता है हमें। और विवाह संस्कार जो है, पति पत्नी के बीच प्रतिबद्धता, वफादारी और पारिवारिक मूल्यों को जोड़ देता है उसमें। चौथा गुण क्या है? सामाजिक एकजुटता और उत्सव, यानी संस्कार क्या है, परिवार और समुदाय को एक साथ लाते हैं। ये उत्सव समारोह और मिलन का अवसर प्रदान करते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लगभग जो है सभी संस्कारों में नामकरण, मुंडन और विवाह परिवार और दोस्तों को इकट्ठा होने और खुशियां बांटने का मौका दे देते हैं। पांचवा गुण क्या है?
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, यानी कुछ संस्कारों में स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी पहलू भी थे। उदाहरण के लिए निष्क्रमण संस्कार बच्चे को ताजी हवा और धूप में ले जाने पर जोर देता था। विटामिन डी के लिए अच्छा है। ठीक है, चूड़ा कर्म यानी मुंडन स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता था और माना जाता था कि यह बालों के विकास को बेहतर करता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। ठीक है, भले सिद्ध ना हो लेकिन आप बाल वाल जब मुंडवाते हो तो आपको हेल्दी रहता है, बाल नए आते हैं, अच्छे रहते हैं, और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो भी जाएगा एक दिन। हिंदू संस्कारों के डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी देखते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण से या समय के साथ आए बदलावों के कारण कुछ संस्कारों में दोष से चुनौतियां भी देखेंगे। अधिक अत्यधिक कर्मकांड और इस एक्सपेंडिचर है इसमें, यानी कई संस्कारों में अत्यधिक कर्मकांड और रीति रिवाज होते हैं जिनमें बहुत समय और पैसा खर्च होता है। ये अक्सर क्या है, गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन सकता है। कर्मकांड में दोष नहीं है, जो गरीब परिवार है उनके लिए अधिक बोझिल हो जाता है। ठीक है, वो वहन नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए एक भव्य विवाह संस्कार में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, जिससे परिवार कर्ज में डूब जा सकता है। तो बड़े स्तर पर आयोजित उपनयन या अंत्येष्टि में भी काफी खर्च आता है, तो जो गरीब परिवार है वो नहीं कर पाते हैं, ये अमीर परिवार कर पाएंगे। दूसरा डिमेरिट क्या है, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का खतरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूढ़िवादी है, मैं ये कह रहा हूँ खतरा, उसका खतरा होने का, अंधविश्वास फैलने का खतरा हो सकता है। कैसे? वो संस्कारों का मूल अर्थ होकर वे रूढ़िवादी परंपराओं या अंधविश्वासों का हिस्सा बन सकते हैं। जो मूल अर्थ है उससे हटके अंधविश्वास बन सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में लोग क्या है, केवल रस्मों को निभाते हैं, उनके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझते। मूल उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को पकड़िए, उसको निभाइए। ठीक है, ऐसा ना हो कि अंधविश्वास हो जाए, रूढ़िवादी हो जाए, एज इट इज लेके चलते चले और गड़बड़ हो जाए। उदाहरण के लिए कुछ लोग केवल ज्योतिष मुहूर्त के कारण बच्चे के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके कोई संस्कार करते हैं। ठीक, या कुछ प्रथाएं जिन्हें पहले स्वच्छता या स्वास्थ्य के लिए किया जाता था, अब वो केवल अनिवार्य कर्मकांड बन गए हैं। इस सेंस में बोला जा रहा है। तीसरा, लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। कुछ संस्कार जो है पुरुषों पर केंद्रित थे और महिलाओं को उनमें उतनी ही भागीदारी या महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक, उपनयन संस्कार उदाहरण के लिए मूल रूप से केवल लड़कों के लिए था, जिससे लड़कियों को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर नहीं मिलता था। हालांकि आधुनिक समाज में अब ये बदल रहा है। चौथा, सामाजिक दबाव और दिखावा। कई बार जो लोग सामाजिक दबाव दबाव या दूसरों को दिखाने के लिए संस्कारों का पालन करते हैं, बजाय इसके कि वे उनके वास्तविक महत्व को समझे। इससे दिखावा बढ़ता है और संस्कार का मूल उद्देश्य जो है धूमिल हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक दूसरे को देखकर बड़े और महंगे विवाह समारोह आयोजित करना, भले ही आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत ना देती हो, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन हम फिर भी जमीन बेच के, घर बेच के हम शादी करेंगे। बकवास बात। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। पांचवा, आधुनिक जीवन शैली से टकराव, यानी आज की तेज तर्रार जीवन शैली और शहरीकरण के कारण कुछ संस्कारों को उनके पारिवारिक रूप से निभाना ये मुश्किल नहीं, पारंपरिक रूप में निभाना जो है मुश्किल हो सकता है। समय की कमी, परिवार के सदस्यों को दूर दूर रहना और पारंपरिक ज्ञान की कमी चुनौतियां पैदा कर देंगी। उदाहरण के लिए शहर में रहते हुए गोदान करना, यानी शहर में रहते हुए गाय का दान करना या किसी गुरुकुल में बच्चे को भेजना आज के समय जो है बड़ा मुश्किल है, खासकर गरीब परिवारों को भी, जिनके पास खुद पैसा नहीं है। ठीक है, तो मूल बात क्या है, कुल मिलाकर बात समझिए कि संस्कार जो है अपने मूल रूप में व्यक्ति और समाज के लिए बहुत कल्याणकारी थे। वे जीवन के अर्थ देते थे, जीवन को नैतिक मूल्य सिखाते थे और सामाजिक बंधन को मजबूत करते थे। लेकिन समय के साथ कुछ दोष और चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई, जैसे कर्मकांड का बढ़ना, खर्च में वृद्धि होना और कुछ जगह लैंगिक असमानता। ठीक है, तो आज की तारीख में हम संस्कारों के मूल सिद्धांतों जैसे शिक्षा का महत्व, परिवार का सम्मान, अनुशासन, स्वास्थ्य, नैतिकता को इनको अपना सकते हैं और उन्हें अपनी आधुनिक जीवन शैली के अनुसार ढाल सकते हैं। हमें क्या करना है, अंधविश्वासों और अनावश्यक खर्चों से बचना है और संस्कार के पीछे की सच्ची भावना को समझना है। क्यों आए थे संस्कार, क्यों हमने संस्कारों के बारे में जाना, संस्कार का मूल महत्व क्या है, उसको पकड़ना है, उनका एसेंस पकड़ना है, उसका उद्देश्य पकड़ना है। समझ में आया होगा? ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें हमने लिखी हुई हैं और आपको क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या कर लिया, आश्रम व्यवस्था देख लिया, वर्ण व्यवस्था देख लिया, वर्णाश्रम व्यवस्था देख लिया, संस्कार मैंने 16 संस्कार देख लिए, डिटेल में देखा है, कंफ्यूज नहीं करना है, डिटेल में देखा है। ठीक है, तो पूरा 16 संस्कार को ढंग से पढ़िए, पीडीएफ ले लीजिए, टेलीग्राम में उसका लिंक मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और ढंग से पढ़िए और कॉपी कलम लेके बैठा करिए, ताकि कुछ चीजें जो है पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगी। जो चीजें, ये जो पीडीएफ दिख रहा है आपको सामने, ये सब चीजें उसमें ना मिले, शायद उसमें नहीं हो, शायद क्या नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो कॉपी कलम लेके बैठना है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऋण पढ़ेंगे, ऋण, अगला ऋण पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।